देखिएगा सर, हम लोगों ने जो है वो आज चैप्टर शुरू करना है क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब होता है एक ऐसी इनकम दूसरे पर्सन के हाथ में क्लब्ड हो जाना, यानी कि ऐड हो जाना, जिसने कि इसको अपनी इनकम को या उस एसेट से होने वाली इनकम को किसी भी, हम ये कहते हैं कि रेगुलर वे से ट्रांसफर नहीं किया। अब ये रेगुलर वेज क्या होते हैं और कौन कौन से वेज रेगुलर नहीं है, यही हमें इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है। बेसिकली मैं ये कहता हूं कि अगर मैंने आपको कोई चीज ट्रांसफर की है, मान लीजिए कि मैंने आपको कोई चीज ट्रांसफर की है, जैसे कि मैंने आपको एक एसेट ट्रांसफर कर दिया। ठीक है जी, मैंने आपको एक एसेट ट्रांसफर कर दिया, तो आपके पास में ये एसेट आ गया। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को एसेट ट्रांसफर किया, मिस्टर एक्स के पास में, मिस्टर वाई के पास में एसेट आ गया। अब यहां पे कुछ कंसीडरेशन आनी चाहिए थी, मिस्टर एक्स के पास भी कैश आता, काइंड आता, किसी भी तरीके से आता, लेकिन कोई कंसीडरेशन तो आनी चाहिए थी ना। जब ये कंसीडरेशन हमारे पास में नहीं आती और हम बिना किसी कारण के ही एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई एसेट ट्रांसफर कर देता है, तो आप कहोगे सर ये तो हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर। लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे हैं जिसके अंदर कि हम क्या करते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी हैं जिसके की अंदर हम क्या करते हैं, ट्रांसफरर के हाथ में उस इनकम को क्लब्ड कर देते हैं। यानी कि ये मान लिया जाता है कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ सिर्फ टैक्सेशन डिपार्टमेंट को दिखाने के लिए ये एसेट ट्रांसफर की है। उनके ऊपर अधिकार मिस्टर एक्स का ही है, अभी भी एक्स का ही है, एसेट के ऊपर अधिकार अभी एक्स का ही है। तो वो कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हैं वो हमने देख ली। ठीक है जी, अब सोच करके देखो, एक पर्सन है, हमारे पास में एक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, हमारे पास में लेट्स से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2,50,000 रुपीज। मैंने कुछ इनकम अर्न की सर 10 लाख रुपीज, और मैंने आप लोग मेरे भाई बहन है, तो मैंने क्या किया, आप लोगों को ये इनकम ट्रांसफर कर दी विदाउट एनी एडिक्वेट कंसीडरेशन। और मैंने साथ में ये बोल दिया, मैंने कहा मेरे से पूछे बिना ना इस इनकम को, इस अमाउंट को हाथ भी मत लगाना, ये मैंने अर्न की थी। तो कुछ 2,50,000 तो मैंने अपने पास रखा, और बाकी ए को, बी को और सी को दे दिया, और आपके ऊपर मेरा पूरा कंट्रोल है, आप इसको खर्च नहीं करेंगे। तो यहां दिखाई दे रहा है कि मैं टैक्स मैनिपुलेशन कर रहा हूं। क्या टैक्स मैनिपुलेशन कर रहा हूं मैं ये कर रहा हूं कि 2,50,000 तक हर एक के हाथ में एग्जम्प्ट है। तो 10 लाख की इनकम के ऊपर जो मेरा टैक्स बनता था, टैक्स ऑन 10 लाख रुपीज, उसको मेरी इंटेंशन क्या है, मेरी इंटेंशन है कि सबके हाथ में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दिखा दूंगा 2,50,000 ईच, तो कुछ भी अमाउंट टैक्स नहीं बनेगा। ऐसी मेरी इंटेंशन थी, ऐसी मेरी रॉन्ग इंटेंशन थी, बैड इंटेंशन थी। अब ऐसी बैड इंटेंशन को भाप करके टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने कुछ प्रोविजंस लिखे, और उन प्रोविजंस के अंदर ये बोला गया कि अगर बिना किसी कारण के आपने कोई भी अमाउंट जो है ट्रांसफर कर दिया है किसी दूसरे पर्सन को, तो वो वापस से आपकी इनकम के अंदर ही ऐड बैक हो जाएगा। यानी कि अब मेरी इनकम के अंदर 2.5 लाख रुपए तो पहले से ही मेरे हाथ में थे, 7.5 लाख रुपए और ऐड बैक हो जाएंगे, तो पूरा का पूरा 10 लाख रुपए मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अब वो कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हैं, किस किस चीज को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ, कहां पे क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, यही हमारे को इस चैप्टर के अंदर देखना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है, इस तरीके से हमें काम करना। अच्छा जी, ये इसके इंट्रोडक्शन के अंदर लिखा हुआ है जो मैंने आपको बोला। तो सबसे पहला सेक्शन है सर हमारे पास में सेक्शन 60, और सेक्शन 60 क्या कहता है, सेक्शन 60 ये कहता है अगर आपने ट्रांसफर कर दिया किसी इनकम को विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, लेट्स से
मैंने अपनी इनकम का, जैसे मैंने अभी बोला ना आप लोगों को कि मैंने अपनी इनकम का एक पोर्शन आपको ट्रांसफर कर दिया। अब आपको ना लेकर के मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं जी लेट्स से मैंने अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर दिया, वो नॉन वर्किंग लेडी थी, उसके पास में कोई भी इनकम नहीं थी, तो मैंने कहा आपके पास में कोई इनकम नहीं है, आपका सारा बेसिक एग्जामिशन लिमिट तो ऐसे ही लैप्स हो रहा है, तो आप मेरी इनकम का कुछ पार्ट अपने पास में रख लीजिए। उन्होंने उसको रख लिया, बैड इंटेंशन थी, रूल बना दिया गया, सेक्शन 60 के अंदर रूल बना दिया गया कि सर अगर किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को विदाउट एनी एडिक्वेट कंसीडरेशन, अभी इसका मतलब भी बताऊंगा, विदाउट एनी एडिक्वेट कंसीडरेशन, अगर कोई विदाउट एनी एडिक्वेट कंसीडरेशन कोई अमाउंट ट्रांसफर कर दिया तो ये उसके हाथ में वापस से, किसके हाथ में, ट्रांसफरर के हाथ में वापस से एड बैक हो जाएगा। और ऐसा ट्रांसफर, कौन सा ट्रांसफर हो सकता है सर, रिवोकेबल भी हो सकता है और इरिवोकेबल भी हो सकता है। ठीक है सर, ट्रांसफर कर दूंगा और एड बैक हो जाएगा, इसकी कहानी तो मैं अभी आपको बता चुका हूं थोड़ी देर पहले। लेकिन सर ये रिवोकेबल और इरिवोकेबल क्या होता है, इस चीज को हमें सीखना है। तो रिवोकेबल ट्रांजैक्शन क्या होता है, जो मेरे पास में जिसका की राइट वापस से रिवोक होकर के आ जाएगा, यानी कि मैंने किसी को कोई इनकम ट्रांसफर की और थोड़े टाइम के लिए की, थोड़े टाइम बाद मेरे पास ये अधिकार वापस आ जाएगा कि उस इनकम को मैं अपने पास ही रिटेन करूं। और इरिवोकेबल क्या होता है कि मैंने उस पर्सन को हमेशा के लिए ये इनकम ट्रांसफर कर दी, ये इनकम उसके पास ही जाएगी। अब आप इनकम से मतलब सैलरी से मत लगाना प्लीज, आप लोगों को अच्छे से पता है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी होती है। लेट्स से मैं कहता हूं कि मैंने अपने टेनेंट को बोला कि सर आप रेंट मुझे ना दीजिए, मेरी वाइफ को दीजिए, या मेरे किसी खास फ्रेंड को दीजिए, या किसी पर्टिकुलर पर्सन को दीजिए, तो वो इनकम किसकी है सर, वो सर इनकम मेरी है, वो सर इनकम मेरी है। अब ऐसी इनकम जो है वो रिवोकेबल भी हो सकती है और इरिवोकेबल भी हो सकती है, यानी कि हो सकता है मैंने सिर्फ 5 साल के लिए वो रेंट एग्रीमेंट किसी और के नाम किया हो, किसी और को इस पर्सन इस काम के लिए अपॉइंट किया हो कि आप मेरा रेंट रख लो, तो ये क्या हो गया सर, रिवोकेबल हो गई, यानी कि 5 साल बाद ये रिवोक होकर के मेरे पास आ जाएगी। और इरिवोकेबल का मतलब क्या होता है, लाइफ टाइम के लिए दे दिया सर, आप ही इसको लो। तो चाहे सर ऐसी ट्रांजैक्शन रिवोकेबल हो चाहे इरिवोकेबल हो। अब ये जो मैंने आपको बताया यही आंसर के अंदर लिखा हुआ है, देखिएगा, मिस्टर ए confirms the right to receive rent, अब रेंट की ही बात है, in respect of his house property on his wife, ट्रांसफर कर दिया सर, राइट ट्रांसफर कर दिया। मिसेस ए विदाउट ट्रांसफरिंग द हाउस इटसेल्फ टू हर, यानी कि मैंने उनके साथ में सिर्फ एक रेंट एग्रीमेंट बनाया, स्पाउस के साथ में रेंट एग्रीमेंट उनके नाम पे किया, अपने टेनेंट को बोला अब मेरे को रेंट देने की बजाय उनको रेंट देना, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी किसके नाम पे, सर मेरे ही नाम पे। तो ये माना जाएगा मैंने टैक्स मैनिपुलेशन की है, जितना भी रेंट आएगा ना, चाहे वो दिखाई दे रहा है मिसेस के हाथ में आ रहा है, वो वापस से मेरे हाथ में एड बैक हो जाएगा, क्योंकि सर किसके पास थी हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी सर मेरे नाम पे रजिस्टर्ड थी, हाउस प्रॉपर्टी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, तो रेंट किसी के भी हाथ में जा रहा हो वो क्या हो जाएगा सर, टैक्सेबल हो जाएगा। डन। यस सर। अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट दिया हुआ है, क्या, मिस्टर वी है, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया थ्रू ए ड्यूली रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे ना मतलब इंतहा हो रही है, हमारे पास में क्या होता है, मैंने पहले ही वर्ड रेंट एग्रीमेंट यूज कर लिया, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, ड्यूली रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, रेंट एग्रीमेंट के साथ में, यानी कि पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने अपने टेनेंट को कह दिया था, मैंने कहा आप उनको दे दिया करो, वो आपको रेंट रिसीट दे दिया करेंगे अपने साइन वाली, वो चलना बंद हो गई। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा नहीं इसका पक्का काम करता हूं, पक्का काम ये किया कि एक रेंट एग्रीमेंट बनाया, उनके नाम पे बनाया, ये इनकम फिर से क्लब्ड होकर के मेरे हाथ में आ रही है, यही लिखा हुआ है सर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, आप पढ़ सकते हैं। यानी कि चाहे वो डॉक्यूमेंट, चाहे वो इनकम में ट्रांसफर कर रहा हूं थ्रू रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट चाहे अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, किसी भी तरीके से कर रहा हूं, रिवोकेबल कर रहा हूं इरिवोकेबल कर रहा हूं, सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगी, मेरे हाथ में ही टैक्सेबल हो जाएंगी। सर ये सेक्शन क्या कहता है, ये सेक्शन 60 है, ये सेक्शन 60 क्या कहता है कि आपने एसेट ट्रांसफर नहीं करना, आपने केवल इनकम ट्रांसफर करनी है, यहां लिखा है ना विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। ठीक सर, नेक्स्ट पढ़ते हैं सर।
नेक्स्ट पढ़ते हैं सर। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, अब ना और आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाई देगा इस चैप्टर के अंदर धीरे धीरे जो चीज रिस्ट्रिक्ट की जाएंगी ना उसके आगे बढ़ेगा इंसान, और फिर उन चीजों को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, आप देखेंगे। तो देखो अब की बार उसने क्या किया, इनकम अराइजिंग फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। अब यहाँ पे रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब बताया गया। अच्छा ये मैं भूल गया था कि मुझे इसके ऊपर भी डिस्कशन करना है, खैर शायद मैंने इस चीज को भी बोला भी। अच्छा क्या, चलिए कोई बात नहीं। रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब क्या है सर, मान लो मैंने किसी पर्सन को डायरेक्ट दे दिया है या थ्रू एक ट्रस्ट दिया है। कहने का मतलब ये है किसी पर्सन को, जैसे कि स्पाउस का मैंने एग्जांपल लिया, स्पाउस को डायरेक्ट दे दिया या फिर थर्ड पर्सन, उसके लिए ट्रस्ट बना दी फॉर बेनिफिट ऑफ हर, बीच में ट्रस्ट को ले लिया मैंने। तो यहां पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट के अंदर कि मीनिंग क्या है रिवोकेबल ट्रांसफर का। रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब है सर कंटेन एनी प्रोविजन ऑफ फॉर री ट्रांसफर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली का क्या मतलब हो गया, डायरेक्टली दे दिया, और इनडायरेक्टली मतलब बीच में किसी और पर्सन को ले लिया, यानी कि मैंने ट्रस्ट बना दिया, चाहे ये होली हो चाहे पार्टली हो, ऑफ एसेट इनकम टू द ट्रांसफरर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशियरी ऑफ ट्रांसफर, यानी कि जब तक सामने वाला जिएगा, जब तक सामने वाला जिएगा, ठीक है जी, तब तक की बात हो रही है। देखो उसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, एक्स ने ट्रांसफर कर दिया ए हाउस प्रॉपर्टी टू ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ए एंड बी। अब स्पाउस की बात नहीं आ रही, ए एंड बी की बात आ रही। ट्रस्ट को ट्रांसफर किया, इनडायरेक्टली किया ना, ठीक है जी। हाउएवर एक्स हैज राइट टू रिवोक द ट्रस्ट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए एंड बी, इट इज रिवोकेबल ट्रांसफर and the income arising from the house property shall be including in the hands of Mr. X। वैसे मैं आप लोगों को बताऊं ये सिर्फ समझाने के लिए है, चाहे रिवोकेबल हो चाहे इरिवोकेबल हो, कोई भी ट्रांसफर हो, दोनों की क्लबिंग हो जानी, लेकिन सिर्फ यहाँ पे मतलब बताया गया, ठीक है जी। अच्छा दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है एक्स ने ट्रांसफर कर दिया एक हाउस प्रॉपर्टी टू ए। अब ये क्या है, पहले वाले में क्या था, ट्रस्ट था, दूसरे वाले में क्या है, डायरेक्टली दे रहा है, डायरेक्टली दे रहा है, ठीक है जी। एक्स ने ट्रांसफर कर दिया एक हाउस प्रॉपर्टी टू एक्स, हाउएवर सॉरी ए, हाउएवर एक्स हैज राइट टू रिवोक द ट्रांसफर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए, यानी कि ये रिवोक थी, इट इज द रिवोकेबल ट्रांसफर एंड इनकम फ्रॉम सच हाउस प्रॉपर्टी शैल बी ट्रांसफर शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एक्स। तो चाहे मैं ट्रस्ट के थ्रू दूं, चाहे मैं डायरेक्टली दूं या इनडायरेक्टली दूं, एक ही बात है। एक और पढ़ लेते हैं सर कि एक्स ट्रांसफर एन एसेट, एक्स ट्रांसफर एन एसेट एज पर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ट्रांसफर एंड ही हैज राइट टू यूटिलाइज द इनकम ऑफ द एसेट फॉर हिज बेनिफिट, यानी कि उसके पास में यह अधिकार था कि अगर वो चाहे कभी भी उस हाउस प्रॉपर्टी को, उस इनकम को वापस से रिवोक कर सकता था, ठीक है जी, जो उसने ट्रांसफर की थी। हाउएवर द राइट हैज नॉट बीन एक्सरसाइज्ड येट, यानी कि ऐसा उसने कभी चाहे किया नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं आपको, रिवोकेबल और इरिवोकेबल के अंदर, दोनों के ही अंदर हम क्या कहते हैं कि अगर आपने राइट ट्रांसफर भी किया है, चाहे आप उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर आपका अधिकार बीच में बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, ऐसी किसी ट्रांजैक्शन के तहत आपने वो इनकम को ट्रांसफर किया है, तो सर ये क्लबिंग आपके हाथ में होगी ही होगी, चाहे रिवोकेबल हो चाहे इरिवोकेबल, ठीक है जी, ओके। यस सर। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है बीच में, क्या पूछ रहे हो कुछ? नहीं सर, यस बोल रही थी, बस नहीं वो समझ कुछ में आ बोला, गया। एक बच्चा और बोला बीच में, कोई नहीं है, अच्छा शायद कुछ और आवाज होगी। बी पॉइंट के अंदर क्या हुआ, गिव्स राइट टू द ट्रांसफर टू रीएज्यूम पावर, यानी कि वापस से ले लूंगा मैं उस पर्सन की लाइफ टाइम के दौरान या उसकी लाइफ टाइम के बाद में, ये चीज मेरे पास वापस से आ जाएगी, तो भी इस ट्रांसफर का क्या होगा सर, क्लबिंग एप्लीकेबल होगा। और वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि एक्स ने ट्रांसफर कर दिया एज पर टर्म्स एंड कंडीशन, ही हैज राइट, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर लिखा होता कभी भी मेरे को जरूरत पड़ेगी ना तो मैं इसका पर्सनल बेनिफिट ले सकता हूं, ऐसी कंडीशन उसने बीच में डाल दी, इसका मतलब रिवोकेबल है।
चाहे उसने क्या नाम है इसका एक्सरसाइज किया हो या ना किया हो, ये हमारे पास में रिवोकेबल है, और रिवोकेबल है तो सर क्लबिंग हो जाएगी, और चाहे रिवोकेबल हो चाहे इरिवोकेबल हो। ठीक है, अच्छा जी, अब इस चीज की एक एक्सेप्शन है। यहां पे क्या लिखा हुआ है सेक्शन 62 के अंदर, इनकम विल नॉट बी क्लब्ड even in the case of income will not be clubbed even in case of revocable transfer. नॉट को हटाना, नीचे नोट में एक बात लिखी हुई है सर कि चाहे इसने अपने अधिकारों का यूटिलाइजेशन किया हो चाहे ना किया हो, यहां पे क्लबिंग के रूल एप्लीकेबल होंगे ही होंगे, बाकी सब कुछ सेम। अच्छा जी, क्लबिंग ऑफ इनकम अराइजिंग टू स्पाउस, स्पाउस की बात हो रही है यहाँ पे, किसी भी थर्ड पर्सन की बात नहीं हो रही, किसी भी थर्ड पर्सन की बात नहीं हो रही। ठीक है, सिर्फ स्पाउस के लिए। पहले कंडीशन सुन लो ध्यान से कि क्या कंडीशन है। एक पर्सन है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक पर्सन है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है। अच्छा, ये वहां पे काम ही नहीं करता, इसकी 20% की वोटिंग पावर भी है वहां पे। बात समझ में आई? मैं Yes, sir. मिस्टर एक्स एबीसी कंपनी के अंदर एज अ डायरेक्टर अपॉइंटेड हूं, और मेरे पास में 20% की वोटिंग पावर। ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आई। 20% की वोटिंग यानी कि मैं कौन हूं? मैं का मतलब है जिसका वहां पे रुतबा है। एक सेकेंड ठहरना बेटा, इसको जरा मुझे चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। हाँ जी, तो पहली कंडीशन हमारे दिमाग में क्या आई कि सर मैं एक पर्सन हूं जिसका कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रुतबा है, यानी कि 20% की वोटिंग पावर है। ठीक है, अब इस वोटिंग पावर को भी ना डिवाइड कर दो, केवल अकेले नहीं, अपनी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में। बच्चों यहां पे रिलेटिव का मतलब दिया हुआ, ये देखो ये लिखा, हस्बैंड वाइफ ब्रदर और सिस्टर। ठीक है जी, और जो क्या नाम है वंशज हैं या फिर पूर्वज हैं हमारे, उसके साथ। तो उन सबको मिला करके 20% की वोटिंग पावर है मेरे पास। ऐसा क्यों? इसका मतलब समझ लो। मान लो जी पापा कहते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है मान लो हमारी, और पापा एक डिसीजन लेते हैं तो पूरी फैमिली उस चीज को मानती है। तो यहाँ पे ना ये माना गया है कि अगर आपके पास में 5% की वोटिंग पावर है और बाकी पर्सन्स के पास में भी कुछ वोटिंग पावर है, कुछ परसेंटेज, तो ये माना जाएगा कि आप उनके वोट को इफेक्ट कर सकते हो, आपके पास में वो पावर है। अगर आप डायरेक्टली वहां पे डायरेक्टर हो और आपके बाकी लोग भी वहां पे क्या नाम है वोटिंग पावर रखते हैं, तो आप उनकी वोटिंग पावर को इफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इनको ज्वाइंट किया गया। एक बार फिर से, एक पर्सन है जो कि 20% की वोटिंग पावर रखता है, ना केवल अकेला बल्कि सबके साथ, यानी कि सबके साथ होना जरूरी नहीं है, लेकिन कंबाइंडली या सेपरेटली वो 20% की वोटिंग पावर रखता है। ठीक है सर, अब पर्सन का तो समझ में आ गया कि पर्सन क्या कर रहा है, पर्सन कौन सा पर्सन है, कैसा वाला पर्सन।
क्या हो कि क्लबिंग के रूल एप्लीकेबल हो। बोलता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर विदाउट एनी क्वालिफिकेशन या विदाउट एनी प्रोफेशनल स्किल उसके स्पाउस को कोई रेम्युनरेशन ट्रांसफर कर दी ना, तो ये क्लब्ड हो जाएगी किसके हाथ में, जो पर्सन वहां ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है 20% की वोटिंग पावर के साथ। एक बार सुन लो ध्यान से, मैं मिस्टर एक्स एबीसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर हूं, 21% की वोटिंग पावर है मेरे पास, मेरे ही पास 21%। अब वो 21% चाहे मेरे पास हो चाहे मेरी फैमिली मेंबर्स के पास में हो, ठीक है, किसी के पास में भी हो सकता है। तो मेरा वहां पे रुतबा पता लग गया तुम्हें। अब उस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने बोला, मैंने कहा जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में मेरी वाइफ को बिठाया जाए। उन्होंने बिठाया और उनको रेम्युनरेशन दे दी सर 5 लाख रुपए मीटिंग अटेंड करने की। उनके पास में इससे रिलेटेड, मेरी वाइफ के पास में इससे रिलेटेड कोई भी क्वालिफिकेशन या पर्सनल प्रोफेशनल स्किल नहीं थी, ना ही उन्होंने उस मीटिंग के अंदर कोई भी ऐसा काम किया जिससे कि ये मीटिंग प्रभावित होती, इफेक्ट होती। सर पता लग रहा है कि यहां पे 5 लाख रुपए अपने रुतबे की वजह से मैंने अपने स्पाउस को दिलवा दिए। और स्पाउस का मतलब क्या है, मैंने वाइफ नहीं बोला, मैंने स्पाउस बोला। स्पाउस का मतलब क्या है सर, स्पाउस का मतलब है ये हो सकता है कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज अ डायरेक्टर 20% की वोटिंग पावर लेके बैठा हुआ हूं, या फिर वाइफ बैठी हो सकती है, तो ये रेम्युनरेशन मुझे भी मिल सकती है, ये मेरी वाइफ को भी मिल सकती है। तो स्पाउस एक दूसरे के, ठीक है, यहां जनरली हम यही समझ लेते हैं कि वाइफ। आप स्पाउस वर्ड का यूज कीजिएगा अगर कहीं आपको ये पॉइंट लिखना पड़ता है तो, क्योंकि वाइफ जो है ना वो थोड़ा हल्का वर्ड आ जाता है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी दिखाई देती है उससे हमारी। अच्छा खैर, तो यहां तक की बात हमें समझ में आ गई, हमें पूरा प्रोविजन क्लियर है सर। हमारा प्रोविजन क्या कहता है, एक पर्सन है जिसका की रुतबा है, उसने क्या किया, अपने स्पाउस को बिना किसी प्रोफेशनल स्किल के कुछ पैसे दिलवा दिए। अब देखा सबसे पहले वाले सेक्शन के अंदर क्या हुआ, अपनी इनकम ट्रांसफर की खुद से, तो टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया। यहां पे मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कोई इनकम ट्रांसफर करवाई जो मुझे मिलने वाली थी, मैंने कहा मेरे को मत दो, स्पाउस को दे दो, तुम ही दे दो, मेरे हाथ में आएगी मैं दूंगा तो टैक्सेबल हो जाएगी। तो यहां पे भी टैक्सेबिलिटी के रूल एप्लीकेबल हो गए, यानी कि क्लबिंग के रूल एप्लीकेबल हो गए। ठीक है जी। अच्छा अब ध्यान से सुनना, प्रोफेशनल स्किल की बात कर रहा हूं। कभी कभी क्या होता है, कुछ पार्ट होता है, मान लो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं हूं और 20% की वोटिंग पावर के साथ में, अब 20% की वोटिंग के पावर के साथ में होने के बाद मेरी स्पाउस को वहां पे कुछ रेम्युनरेशन मिली पर एनम 5 लाख रुपीस, लेकिन उनके पास में प्रोफेशनल स्किल थी लेकिन पूरे पार्ट के लिए नहीं थी। उनके जैसी प्रोफेशनल स्किल वाले पर्सन को वहां पे 3 लाख रुपए दिए जाते हैं सेम काम के लिए। तो सर 3 लाख रुपए किसके हाथ में टैक्सेबल होंगे, स्पाउस के हाथ में टैक्सेबल होंगे, हाँ वाइफ के हाथ में टैक्सेबल होंगे, और 2 लाख रुपए की क्लबिंग मेरे हाथ में हो जाएगी। तो सर ऐसा पार्शियल क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी। हमने कहा प्रोफेशनल स्किल कहां तक हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं, उस अमाउंट तक तो पर्सन के हाथ में, खुद के हाथ में टैक्सेबल होगी, अदरवाइज क्लबिंग के रूल एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक सर, ये था रेम्युनरेशन टू स्पाउस। हाँ एक बात सुनो जी ध्यान से, एक बात सुनो ध्यान से, हमारे पास में क्या है कि मान लो दोनों ही पर्सन वहां पे हैं, दोनों ही पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉई है जैसा कि मैंने बोला, और दोनों ही वर्किंग है, तो किसका अमाउंट किसके हाथ में क्लब्ड होगा। एक शॉर्ट में एक बात बताऊं आपको, अगर मैं कहता हूं मान लो आप नर्सरी या प्रेप के बच्चे हो और मैं आपको बोलूं कि प्लस या माइनस करना, मान लो फर्स्ट क्लास के हो,
तो मैं कहता हूं आपको 7 के अंदर 5 ऐड कर दो या 5 के अंदर 7 ऐड कर दो, दोनों का आंसर सेम आता है। तो तुम क्या करोगे भाई? मैं तो क्या करता, स्मार्ट डिसीजन लेता, 7 से आगे गिनना शुरू करता, 8 9 10, तो 7 के अंदर ऐड करता ना। बस यही रूल यहां पे भी है। क्या बोला गया है कि अगर दोनों पर्सन वहां पे अपॉइंटेड हैं तो जिसकी इनकम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं, 5 हेड्स की ग्रॉस टोटल इनकम अदर देन दिस इनकम, यानी कि रेमुनरेशन को छोड़ करके ग्रॉस टोटल इनकम के 5 हेड्स की इनकम जिसकी ज्यादा है उसके हाथ में क्लबिंग होगी। बच्चे पता क्या सोच लेते हैं यहाँ पे कि जिसको वहां पे ज्यादा इनकम मिल रही है ना, उसकी इनकम के अंदर क्लब्ड हो जाएगी दूसरे। मैंने ऐसा नहीं बोला, मिस इंटरप्रेट मत कीजिएगा। मैंने कहा रेमुनरेशन की इनकम को छोड़ करके। क्यों ऐसा क्यों है, इसका भी लॉजिक सुन लो। सर हम रेमुनरेशन की कैलकुलेशन का ही तो काम कर रहे हैं, और रेमुनरेशन के बेस पे ही अगर हम काम करने लग जाएंगे तो काम खराब हो जाएगा। तो हमने क्या किया सर, बेस किसको लिया? बेस लिया इनकम अदर देन रेमुनरेशन। तो उस रेमुनरेशन को छोड़ करके बाकी 5 हेड की ग्रॉस टोटल इनकम जिस पर्सन की ज्यादा है ना, उसके हाथ में क्लबिंग। ठीक है जी, ये लिखा गया। अब देखो जैसे ना इस चीज को, ये रहा क्वेश्चन, देखो यहां क्या लिखा हुआ है मिस्टर ए और मिसेज ए दोनों की अदर इनकम अदर देन दिस रेमुनरेशन। दोनों एम्प्लॉय थे, ऑब्वियस सी बात है, वही पॉइंट बता रहा हूं मैं। सर यहां लिखा नहीं है, अरे मैं बता रहा हूं ना, 5,60,000 और 5,80,000, यानी कि मिस्टर ए की इतनी है और मिसेज ए की इतनी है। ठीक है ना? अब देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हाल है, मिस्टर ए को मिल रहे हैं 20 और मिसेस ए को मिल रहे हैं 18,000। तो क्या हमें रेमुनरेशन देखनी है? नहीं सर, नहीं देखनी। हमें तो क्या देखनी है, अदर इनकम देखनी है। अदर इनकम किसकी ज्यादा है? 5,80,000 मिस्टर ए की ज्यादा है, तो मिस्टर ए की क्लबिंग होने वाली। अच्छा सर क्लबिंग होनी है या नहीं होनी ये पक्का नहीं है, क्योंकि अभी तो चेक करेंगे ना कंपैरेटिवली कि अगर उसने ज्यादा ले ली होगी तभी तो पता लगे उसका अपना प्रोफेशनल स्किल था और उसको उसी के लिए रेमुनरेशन मिली, तो फिर तो क्लबिंग के रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। मिस्टर ए और मिसेज ए की ये इनकम थी अदर देन रेमुनरेशन। ठीक है जी, और दोनों के दोनों एम्प्लॉयड थे एक्स लिमिटेड के अंदर, लो ये भी लिखा हुआ है। और जिनको की क्या नाम है रेमुनरेशन मिल रही थी 20,000 और 18,000 रुपए, यानी कि कितनी कितनी मिल रही थी? एक को मिल रही थी 2,40,000 रुपए और एक को 2,16,000 रुपए। ठीक है, अच्छा देयर शेयर होल्डिंग इन द कंपनी अलोंग विद रिलेटिव्स। कैसे? मिस्टर ए 10%, गिनते जाना। मिसेज ए, क्या मिसेज ए मिस्टर ए की रिलेटिव है? हाँ सर बिल्कुल है, तो 15 हो गया। ब्रदर ऑफ ए 15 से 6 21 पहुंच गया। अब ये ब्रदर ऑफ ए, मिसेज ए ब्रदर, यानी कि ये मिस्टर ए के क्या है? ब्रदर इन लॉ है, तो हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे। तो पहले हम क्या करते हैं सर, हम वोटिंग पावर देख लेते हैं मिस्टर ए की। सर मिस्टर ए की वोटिंग पावर कहां पे पहुंच चुकी है? 21% पे पहुंच चुकी है। ठीक है, हाँ सर। अब जरा मिसेज ए की वोटिंग पावर देख लेते हैं, एक बार इसको रब करके फिर से। मिसेज ए की वोटिंग पावर देख लो, क्या मिस्टर ए मिसेज ए के रिलेटिव हैं? हाँ सर बिल्कुल है। और मिसेज ए की अपनी कितनी है? 5, 5 में 10 यानी कि 15। अब ब्रदर ऑफ मिस्टर ए को छोड़ दो, उनके जेठ या देवर को छोड़ दो, लेकिन उनके खुद के भाई को पकड़ लो, तो यहां पे कितना हुआ? 15 और 8। मिसेज ए बता रहे हो ना, 15 और 8 कितना होता है? 23. 23 पे पहुंच गई है मैडम। अब बच्चे पता क्या, अपने ही रूल, मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने नहीं कहा जिसकी वोटिंग पावर ज्यादा उसके हाथ में क्लब्ड कर दो।
अपने ही रूल, अपने ही रेगुलेशन। कहते हैं अच्छा मिसेस ए के हाथ में क्लबिंग होगी क्योंकि उसका शेयर बड़ा है ना। अरे क्या मैंने ऐसा बोला? मैंने तो बोला कि सर क्लबिंग उसके हाथ में होगी जिसकी की इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम अदर देन दिस रेमुनरेशन, 5 हेड की ग्रॉस टोटल इनकम ज्यादा होगी और वो मिसेज ए की है कोइंसिडेंटली। ठीक है जी। तो हम क्या कहते हैं जी, मिसेज ए के हाथ में क्लबिंग होगी। चलो होगी या नहीं होगी वो तो अभी क्वेश्चन बताएगा। अब क्या कहता है जी, यहां पे देखो लिखा हुआ है कि कितना 21% और 23%। अरे ये तो कैलकुलेट ही किया हुआ है। दस इनकम ऑफ मिस्टर ए फ्रॉम एक्स लिमिटेड विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिसेस ए। अब हम ये मान करके काम कर रहे हैं कि मिस्टर ए को जो रेमुनरेशन मिली है ना वो उनकी प्रोफेशनल स्किल की वजह से नहीं मिली, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि ये इसी सेक्शन का प्रोविजन था इसलिए। हालांकि यहाँ ऐसा लिखा नहीं है कि वो उनकी प्रोफेशनल स्किल के साथ में मैच करता था या नहीं करता था उनका सैलरी, लेकिन हम क्या मान करके चल रहे हैं। तो बेटा सेफर साइड के लिए ऐसे क्वेश्चन के नीचे क्या देने हैं, एक नोट दे देना है। एक नोट दे देना है कि वी आर एज्यूमिंग दैट मिस्टर एक्स इज अर्निंग रेमुनरेशन विदाउट हिज प्रोफेशनल और एनी अदर स्किल। ठीक है जी। अच्छा तो यहाँ पे हमारा आंसर लिखा हुआ है सर, सैलरी और सैलरी इनकम कितनी है मिसेज ए की, 2,16,000 रुपए। उसमें ऐड कर देंगे ए की सैलरी, वो आती है 2,40,000 रुपए। ठीक है जी। तो टोटल 4,64,000। अदर इनकम कितनी है, 5,80,000 मिसेज ए की, और ग्रॉस टोटल इनकम आ गई 10,36,000 रुपए। अब यहाँ पे ना बच्चे हमारे बड़े भावुक होते हैं, बड़े इमोशनल होते हैं। पता है क्या करते हैं, पता है क्या करते हैं, मैंने सेक्शन पढ़ाया है, ये देखो नाम देखना जरा सर, क्लबिंग ऑफ इनकम अराइजिंग फ्रॉम स्पाउस, और यहां पे क्या लिखा हुआ है ए पॉइंट के अंदर, रेमुनरेशन टू स्पाउस। तो मैंने क्या पढ़ाया है, रेमुनरेशन टू स्पाउस। हमारे चमत्कारी बच्चे पता है क्या करते हैं, सर ये मिस्टर ए ने 5,60,000 कमाया है ना, इसको भी ऐड कर दो। क्यों भाई, सारी इनकम क्यों ऐड करनी? मैंने तो सिर्फ रेमुनरेशन टू स्पाउस पढ़ाया है ना, मैंने और तो नहीं बोला कुछ। मैंने ये तो नहीं बोला कि मिस्टर ए की सारी इनकम मिसेस ए के हाथ में क्लब्ड कर दो। नहीं सर, क्लब्ड नहीं करेंगे। क्लब्ड कितनी इनकम होगी, सिर्फ रेमुनरेशन ही क्लब्ड होगी। तो सर ध्यान से चलना है। सिर्फ 2,40,000 क्लब्ड होगा और ग्रॉस टोटल इनकम इनकी आ जाएगी 10,36,000 रुपए। हाँ अब मिस्टर ए की ग्रॉस, अब मिस्टर ए की टोटल इनकम होगी, वो कितने के ऊपर टैक्स देंगे सर, 5,60,000 पे। मिसेस ए कितने पे टैक्स देंगी सर, 10,36,000 पे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। जी। सर इसमें मिसेस ए इसीलिए आई ना क्योंकि उनकी इनकम ज्यादा थी, 5,80,000 थी। क्या? हाँ 5,80,000 थी, हाँ ये वाली अदर इनकम, अदर इनकम ऐसा बोलो, अदर इनकम। ठीक है ओके, ये बात समझ में आ गई जी? यस सर आ गई। ठीक है, अब जरा देखना, आगे चलते हैं। रेमुनरेशन तो पढ़ लिया हमने, रेमुनरेशन पढ़ लिया हमने, रेमुनरेशन का क्या हाल होगा वो हमने सब सीख लिया। जरा देखना, इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस, एक बार रिकॉल करें। पहले मैं क्या कर रहा था, मैं हूं मिस्टर एक्स, मैं क्या कर रहा था, सबसे पहले एसेट को ट्रांसफर किए बिना इनकम को ट्रांसफर कर रहा था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया, क्लबिंग के रूल लगा दिए। फिर मैंने बोला, मैं परेशान हो गया, मैंने कहा यार इनकम डायरेक्टली देता हूं तो मैं पकड़ा जाता हूं। मैंने ऑर्गेनाइजेशन को बोला, मैंने कहा बात सुनो, मेरा यहाँ पे रुतबा है, जानते हो ना कौन हूं मैं? हाँ सर जानते हैं, 20% की वोटिंग पावर है आपके पास। मेरी वाइफ को रेमुनरेशन ट्रांसफर करना, ठीक है सर कर देंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा ये तो रेमुनरेशन इसको मिलने वाली थी, वाइफ को दिलवा दी, हटाओ इसको, क्लबिंग के रूल एप्लीकेबल करो। वहां पे भी पकड़ा गया। अब मैंने एक बात सोची, मैंने कहा यार एक काम करता हूं, खुद देता हूं तब फंसता हूं, किसी और से दिलवाता हूं तब फंस जाता हूं। तो एक काम करता हूं, मैं ना ये एसेट ही ट्रांसफर कर देता हूं स्पाउस को, एसेट ही ट्रांसफर कर देता हूं स्पाउस को, यानी कि कलेश ही खत्म।
पहले मैं अपने टेनेंट को क्या कहता था, मैडम को रेंट देना, फिर रेंट एग्रीमेंट में लिख दिया कि मैडम को रेंट देना, फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बोला कि रेम्युनरेशन मैडम को देना, सब में फंस चुका। अब तीसरा मैंने काम पता है क्या किया, मैंने कहा ये एसेट ही ट्रांसफर कर देता हूं, जिससे इनकम आ रही है ना, ये एसेट ही ट्रांसफर कर देता हूं। तो अब मैंने क्या किया, अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ करके, ये हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि सुन लो उस चीज को भी, टैक्स बचाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए अगर मैंने हाउस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन मिसेस के नाम पे कर दिया तो भाई साहब हाउस प्रॉपर्टी जा चुकी है मेरे हाथ से, टैक्स तो बच गया, टैक्स बच जाएगा सर, बिल्कुल बच जाएगा, उनके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी जा चुकी है मेरे हाथ से, और भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं है। समझ में आई बात? इसलिए हमने इसको ना रिस्ट्रिक्ट कर दिया सर, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी सबसे बड़ी चीज होती है, लैंड और बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी यही सबसे ज्यादा महंगी चीजें होती, ठीक है जी। तो ये रेंट इनकम अर्न करके देती है, तो हमने इसको क्या कह दिया, हमने कहा इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर एनी एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, अदर देन हाउस प्रॉपर्टी टू हिज और हर स्पाउस फॉर inadequate consideration, then the rule of clubbing shall be applicable। बात समझ में आई? एडिक्वेट कंसीडरेशन ले लोगे तो क्या होगा सर, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। मैंने मिसेस को 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बेच दी, बेच दी का मतलब क्या हुआ, 50 लाख लिए और वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। इनएडिक्वेट कंसीडरेशन का मतलब क्या है, 50 की जगह 35 ले लिए, इनएडिक्वेट है। 50 की जगह कुछ नहीं लिया, इनएडिक्वेट है। बात समझ में आई ना? तो इनएडिक्वेट कंसीडरेशन होगा तभी क्लबिंग के रूल एप्लीकेबल होंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है सर। तो अगर एडिक्वेट कंसीडरेशन होगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है कि सर मेरे पास में कुछ डिवेंचर्स थे, मैंने वो डिवेंचर्स इनएडिक्वेट कंसीडरेशन के लिए यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर लेसर वैल्यू पे वाइफ को ट्रांसफर कर दिए सर, कोई बात नहीं। अब उससे डिविडेंड से इंटरेस्ट इनकम जनरेट हो रही है, किसके हाथ में क्लब्ड हो जाएगी सर, मेरे हाथ में क्लब्ड हो जाएगी। माना जाएगा कि मैंने इनके ऊपर अपना ही होल्ड रखा हुआ है, ये इनकम मेरे हाथ में, इंटरेस्ट इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगी सर, मेरे हाथ में टैक्सेबल। डन? हाँ सर, ये छोटा सा था, शुरू होते ही खत्म हो गया। नहीं सर, अभी नहीं खत्म हुआ, अभी नहीं खत्म हुआ। अभी इसके अंदर लोचे देखो, लोचे देखो, लोचे मतलब समझते हो ना? Yes, हाँ सर, इलास्टिसिटी नहीं, इलास्टिसिटी मतलब कि पंगे, ये वो वाले पंगे हैं। क्या पंगे हुए, पॉइंट्स टू रिमेंबर में लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या बोला गया, सबसे पहले ये बोला गया कि सर अगर इसको प्रॉपर्टी को, अगर ये ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का केस है ना, मतलब मैंने वहां पे रोक दिया था ना, अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बाय इंडिविजुअल टू स्पाउस फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, तो क्या होगा, ट्रांसफर शैल बी डीम्ड एज ओनर, यानी कि उसको ओनर मान लिया जाएगा ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 27, यानी कि डीम्ड ओनर का एक सेक्शन होता है जहां पे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कुछ एक तो क्या नाम है, ओनर होते हैं और कुछ डीम्ड ओनर होते हैं। डीम्ड ओनर कौन होते हैं, जैसे कि हमारा को ओनर्स होते हैं, या फिर किसी को अगर हम 14 साल से ऊपर के लिए कोई लीज एग्रीमेंट दे देते हैं तो वो भी डीम्ड ओनर की तरह से फंस जाता है, यानी कि माना गया। एक तो होता है ओरिजिनली, एक होता है माना गया। अच्छा है, एंड द इनकम ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। सॉरी, तो उनके हाथ में तो टैक्सेबल होगी एज एन ओनर, अगर हाउस प्रॉपर्टी दे दी, और मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी डीम्ड ओनर, यानी कि टैक्स मेरे भी हाथ में लग जाएगा, उनके भी हाथ में लग जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा, और हाउस प्रॉपर्टी हाथ से चली जाएगी वो अलग। अच्छा जी, सॉरी मैं क्या बोल गया यहाँ पे, उनके हाथ में भी टैक्स लग जाएगा, मेरे हाथ में भी टैक्स लग जाएगा। सर मेरे हाथ में टैक्स लग जाएगा, एज अ डीम्ड ओनर, ठीक है जी, और हाउस प्रॉपर्टी हाथ से चली जाएगी वो अलग। ठीक, अब क्या कहता है, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी,
उन्होंने क्या किया, उस हाउस प्रॉपर्टी को बेच दिया। कैपिटल गेन आएगा ना, हाउस प्रॉपर्टी है सर, हाँ कैपिटल एसेट है, बेच दिया ज्यादा दाम पे, तो जो इनकम होगी वो किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, ट्रांसफरर के हाथ में, यानी कि मेरे हाथ में। एक सेकेंड ठहरना बेटा। तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि हमारे पास में जो भी पर्सन होगा वो क्या नाम है टैक्सेबल हो जाए, जो भी टैक्स कैपिटल गेन होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा ट्रांसफरर के हाथ में। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक बात और सुन लो कि आप इस चीज को, आप इस एसेट को ट्रांसफर कर रहे हो, उस टाइम पे मैरिज जो होनी चाहिए ना वो लीगली वैलिड होनी चाहिए। सर इसका क्या मतलब है, मैरिज लीगली वैलिड होना चाहिए यानी कि मैरिज को हम रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करा के आए? नहीं, ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा लीगली वैलिड होनी चाहिए, यानी कि एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप एग्जिस्ट करने चाहिए। क्या मतलब हुआ सर, एग्जांपल से देखते हैं। डिबेंचर दिए थे ना अभी थोड़ी देर पहले, वो डिबेंचर मैंने दिए एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट, अपने होने वाली धर्म पत्नी को, होने वाली, हुई नहीं है अभी। सर क्लबिंग के रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। एंगेजमेंट इज नॉट अ मैरिज, और मैरिज के बाद ही वहां पे हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा सर, मान लो, अब अपनी बात नहीं करूंगा, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं अपने लिए, ठीक है। मान लो मिस्टर एक्स है कोई, मिस्टर एक्स तो मैं ही हूं, नहीं मिस्टर एक्स नहीं है, मिस्टर सो एंड सो है। तो मिस्टर सो एंड सो ना लिव अपार्ट है। लिव अपार्ट मतलब कि डिवोर्स हो रहा है उनका, और डिवोर्स के टाइम पे वो क्या दे रहे हैं उनको, हाउस प्रॉपर्टी दे रहे हैं। तो यहां पे एक चीज और आ जाती है, इनएडिक्वेसी नहीं रहती, एडिक्वेसी आ जाती है। कैसे? डिवोर्स दे रही है मिसेस मिस्टर सो एंड सो को, और बदले में क्या ले रही हैं सर, उनसे हाउस प्रॉपर्टी ले रही है। तो दो चीजें हो जाती हैं, एक तो लिव अपार्ट की वजह से, डिवोर्स की वजह से उनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप नहीं है। नंबर टू, वहां पे एडिक्वेट कंसीडरेशन आ जाता है। एडिक्वेट कंसीडरेशन सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मनी ही नहीं होता, बात याद रखना इस चीज को। कुछ भी चीज एडिक्वेट कंसीडरेशन हो सकती है सब्जेक्ट टू सेटिस्फेक्शन। तो कहने का मतलब क्या है, मिस्टर एक्स को मिल रही है आजादी, फिर एक्स आ गया। अच्छा, मिस्टर सो एंड सो को मिल रही है आजादी, और मिसेस सो एंड सो को क्या मिल रहा है सर, हाउस प्रॉपर्टी। तो क्लबिंग के रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। टैक्स कौन पे करेगा, मिसेस सो एंड सो। ये बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. आगे चलते हैं जी। मैं ना पिन मनी देता था वाइफ को, थोड़े थोड़े पैसे ऐसे ही बचा बचा करके वो अपने पास जमा कर लेती थी, और उनसे उन्होंने कोई हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली। देखो थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इफ एनी हाउस प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड बाय वाइफ, वाइफ लिखा है यहाँ पे, स्पाउस लिखना चाहिए, चलो खैर जो भी है, बाय वाइफ आउट ऑफ पिन मनी, तो नो क्लबिंग, नो क्लबिंग। ठीक है जी, क्लबिंग के रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। थोड़े थोड़े पैसे बचा करके उन्होंने कोई एसेट खरीद लिया तो, और उससे कोई इनकम जनरेट हो गई तो, लेट्स से मैंने जो डिवेंचर है ना, वो डिवेंचर मैंने डायरेक्टली नहीं दिए थे, मैं उनको कुछ पिन मनी देता था, और वो पिन मनी से उन्होंने पैसे बचा करके बचे बचे पैसे जो भी थे उससे उन्होंने कुछ डिवेंचर परचेज कर लिया, और डिवेंचर से इंटरेस्ट इनकम आ गई, मेरे से कोई लेना देना नहीं सर, टोटली स्पाउस की इनकम है, वो टैक्सेबल होगी उनके हाथ। अच्छा सर, नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है वहां पे, ट्रांसफर ऑफ इनएडिक्वेट कंसीडरेशन। तो हम क्या कह, अगर एडिक्वेट कंसीडरेशन होगी, मैं पहले बता चुका हूं, अगर बेच दूंगा पैसे पूरे ले लूंगा तो कोई क्लबिंग के रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है जी, ओके। अच्छा, चेंज इन द आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसफर्ड एसेट, इस चीज को ध्यान से सुनना, क्योंकि फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट में ना बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, और मैं बोलूंगा नहीं लेकिन तुम वैसा समझ जाते हो, क्योंकि डाउट्स लेके जब बच्चे मेरे पास आते हैं ना तो मेरे को पता लगता है कि हाँ भाई साहब आपने क्या सोच लिया। ध्यान से सुनना, मैं दो बातें बोलूंगा और फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट के अंदर क्या नाम है कवर हो जाएगी। एसेट की शेप बदल दी, मान लो, ध्यान से सुनना, मैंने दिए डिवेंचर, अभी क्या पता लग रहा था, ये पता लग रहा था कि सर जो डिवेंचर थे ना उससे आने वाला इंटरेस्ट
मेरे हाथ में क्लब्ड हो रहा था, मैंने फिर से सिर पकड़ लिया, मैंने कहा यार ये तो काम खराब है। मिसेस ने पता है क्या किया, मिसेस ने ये किया, डिवेंचर की ना शेप ही बदल दी। डिवेंचर को बेच करके ना उन्होंने उस पैसे से उतने की ही एफडी खरीद ली। एफडी के ऊपर भी आता है इंटरेस्ट, डिवेंचर के ऊपर भी आता है इंटरेस्ट। अब यहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है इस तरीके से नहीं, मान लो डिवेंचर बेच करके शेयर्स परचेज कर ली, यानी कि हमने ना ट्रांजेक्शन को शान पट्टी करी है, हमने कन्वर्ट करने की कोशिश, हमने ना धोखा देने की कोशिश करी। रूल ने इसको भी पकड़ लिया। करे बात सुनो जी, अगर आपने आइडेंटिटी चेंज कर दी एसेट की, डिवेंचर बेच करके एफडी खरीद ली, डिवेंचर बेच करके शेयर्स खरीद लिए, तो भी उसके ऊपर जो इनकम आ रही है वो आपके हाथ में, ट्रांसफरर के हाथ में क्लब्ड हो जाएगी। बात खत्म। ये लिखा है 5th पॉइंट के अंदर। 6th पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुन लेना। कहता है अगर डिबेंचर से कोई इंटरेस्ट आ रहा है, नेक्स्ट लेवल जा रहा हूं मैं, डिबेंचर से इंटरेस्ट आ रहा है और उस इंटरेस्ट से आपने कोई नया एसेट बना लिया, आपने कोई नया एसेट बना लिया और उससे कोई इनकम आ गई। कंफ्यूज हो गए सर, एक बार फिर बोलना। हाँ दोबारा बोलूंगा। पहले वाले पॉइंट में मैंने क्या बोला, पहले वाले पॉइंट के अंदर मैंने बोला सर अगर आपने डिवेंचर को कन्वर्ट करके कोई और सिक्योरिटी का नाम दे दिया और उससे कोई रिटर्न आ रही है तो वो भी आपके हाथ में, यानी कि ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। नंबर 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर हमारे को। अच्छा, नंबर 2, अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं देखो डिवेंचर दिए, डिवेंचर से इंटरेस्ट जनरेट हुआ, इंटरेस्ट इनकम थी 5 लाख रुपए, उन्होंने फर्दर उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया, एफडी ले ली, इंटरेस्ट से एफडी ले ली, डिवेंचर से इंटरेस्ट, डिवेंचर से एफडी नहीं खरीदी, डिवेंचर की शेप नहीं कन्वर्ट की, डिवेंचर का अंडा आया, डिवेंचर का रिटर्न आया, रिटर्न से नया एसेट परचेज किया और उस एसेट ने फर्दर एक अंडा दिया, यानी कि रिटर्न दिया, तो वो रिटर्न का मेरे से कोई लेना देना नहीं है सर। अब ट्रांसफर, अब देख रहे हो ना, समझ पा रहे हो ना कनेक्शन क्या आ रहा है? कनेक्शन ये आ रहा है सर, एसेट के बदले में एसेट खरीद ली, आपने उसकी आइडेंटिटी चेंज करने की कोशिश की है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे सर क्लबिंग के। हाँ आपने एसेट की इनकम आई है और उस इनकम से कोई फर्दर एसेट डेवलप किया और उससे कोई इनकम आई, तो क्लबिंग के रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। जल्दी से बता दो मेरे को फटाफट से, 5th और 6th पॉइंट समझ में आया? बड़े क्रूशियल पॉइंट है ये Yes, बड़े sir. क्रूशियल पॉइंट है और यहाँ पे मैं बोलता नहीं हूँ, बच्चा वो कर देता है। चमत्कारी बाबा होते हो तुम सारे के सारे, मैं कुछ बोलता हूँ समझते कुछ हो, अपनी इंटरप्रिटेशन लगा देते। चलो जी आगे चलते हैं। तो ये जितने भी लोचे थे वो हो गए खत्म। सर हाँ जी मैडम। सर जो पूरा पहले सेक्शन था, इसका मतलब जो हमने गिफ्ट किया था, अगर हम स्पाउस को कुछ भी गिफ्ट करेंगे तो वो काइंड ऑफ क्लब ही हो गया ना हमारे में। विदाउट एनी एडिक्वेट कंसिडरेशन। यस सर, यस सर। हाँ हाँ बिल्कुल, उससे वो क्लब्ड नहीं हुआ। देखो आपने भी गलत बोला ना, वो क्लब्ड नहीं हुआ, उससे होने वाली इनकम क्लब्ड होगी। यस सर। ठीक है, अच्छा वो कहां क्लब्ड होगा, वो सॉरी क्लब्ड बोल गया मैं भी, वो कहां टैक्सेबल होगा? वो सर वो होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। मैंने हाउस प्रॉपर्टी दे दी, मैंने कोई मूवेबल या इमूवेबल गिफ्ट दे दिया, किसी भी पर्सन को दे देता था मैं, या ले लेता था किसी से, तो उसकी टैक्सेबिलिटी कहां आती थी? अदर सोर्स के अंदर। उसने फर्दर कोई अंडा दिया, रिटर्न, वो मेरे हाथ में क्लब। ओके बात सर। समझ में आई? यहाँ क्लबिंग की रूल के। चलूं आगे? यस सर, यस सर। ठीक ठीक। अच्छा अब सुनो जी एक बात और, ध्यान से सुनना, एक बार में समझ में आएगी ये बात। एप्रोप्रिएशन विद ट्रांसफर ऑफ एसेट इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस, ये बड़ा प्यारा पॉइंट है। जब मैंने पहली बार पढ़ा था ना तो मेरे को भी एक बार में समझ नहीं आया था, जब मैंने सबसे पहले पढ़ा था ग्रेजुएशन में। अच्छा पता है टैक्स कितनी बारी? एक बार ग्रेजुएशन के अंदर, एक बार सीए के अंदर, एक बार सीएस के अंदर, एक बार एमबीए के अंदर, और इंटरनेशनल टैक्सेशन में। और अगर तुम ये बोलो कि सीए के अंदर एक बार क्यों, 2 बार, फाइनल में और इंटर में, बहुत सारी बार। अच्छा बहुत प्यारा सब्जेक्ट है और बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और हर बार चेंज हो जाता है, तो सीखने को भी मिलता है नया, और सबसे ज्यादा पैसे भी इसी में ही आते हैं। ठीक है,
खैर हर बंदा अपनी फील्ड को अच्छा बताता है, चलो खैर कोई बात नहीं। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, बहुत प्यारा पॉइंट है। बोलता सर, ये पॉइंट क्या बोलता है, बोलता सर एक काम है मेरा ना, एक एग्जांपल देता हूं और वो एग्जांपल यहां पे लिखा भी हुआ, ध्यान से सुन लो। मेरा ना बिजनेस था, मैंने उस बिजनेस के अंदर ना पैसे इन्वेस्ट किए, वही एग्जांपल बोल रहा हूं, वही एग्जांपल जो नीचे लिखा हुआ है। अभी पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी उसको, भगवान के लिए मत पढ़ना, ठीक है। अपनी बुक लेकर के चालू हो जाओ, कहानी सुनो। मेरा ना बिजनेस था, मैंने उस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किए 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके ना मेरे को है ना लॉस आ गया। अच्छा लॉस कहां एडजस्ट होते हैं सर, कैपिटल में। सर कितने का लॉस आया था, 2 लाख रुपए का आया, तो 5 लाख की वैल्यू कितनी रह गई सर, 3 लाख रह गई। अच्छा ठीक है, ये मेरे फर्स्ट ईयर के अंदर हुआ, ये मैंने आपको बताया। अब ना मैं ना सिर पकड़ करके बैठा हुआ हूं, मैंने कहा यार लॉस हो गया। मिसेस कहती है क्यों परेशान हो, मैंने कहा यार मेरी कैपिटल डूब गई, तुम कह रही हो क्यों परेशान, कहती परेशान मत हो, मेरे पास में कुछ पैसे पड़े हैं, वो उन्होंने अपनी प्रोफेशनल स्किल से कमाए थे, ठीक है, मैंने नहीं दिए थे, कोई पिन मनी नहीं थी, वो उन्होंने अपनी प्रोफेशनल स्किल से कमाए थे। बोलते मैंने अपनी फर्म के अंदर, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने अपनी फर्म के अंदर काम करके 5 लाख रुपए कमाए हैं और वो पैसा मुझे दे दिया। ये पिन मनी नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो मैंने उनको दे दिए थे वो वाला पैसा नहीं है, ये उनका खुद का कमाया हुआ पैसा है। तो अपनी फर्म से उन्होंने कुछ इनकम अर्न की थी और वो इनकम उन्होंने मेरे को दे दी 5 लाख रुपए। और मैंने ये पॉइंट, पहला पॉइंट कि उन्होंने मुझे दे दिया। अब दूसरा पॉइंट सुन लो, दूसरा पॉइंट, इसको मुझे इन्वेस्ट करना है फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। अगर नहीं करूंगा तो सर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। मैंने क्या किया, मैंने मिसेस से 5 लाख रुपए लिए और उसको फर्दर इन्वेस्ट कर दिया अपने बिजनेस के अंदर। अब क्या हुआ, अब मेरे को कुछ प्रॉफिट्स हुए, मुझे कुछ प्रॉफिट्स हुए। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी लगी हुई थी सर, 8 लाख रुपए। 8 लाख कैसे सर, अभी तो 5 + 5 हो गए। नहीं यार, 5 + 5 कैसे हुए, पहले साल में 2 लाख का लॉस आ गया था ना, तो पहले साल की कैपिटल घट करके 3 लाख रह गई। 3 लाख मेरे, 5 लाख उनके, मैंने फर्दर इन्वेस्ट किए, यानी कि मेरे तो लगे ही हुए थे, 5 लाख उनके भी लगा दिए मैंने इस बिजनेस के अंदर। ठीक है सर, लेकिन लगाना है 1 तारीख को ही, 1 अप्रैल को, अप्रैल फूल वाले दिन, फर्स्ट डे। अगर नहीं लगाऊंगा तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है सर, अब मैंने उन 8 लाख रुपयों के ऊपर प्रॉफिट कमाया, इस बार प्रॉफिट हुआ, इस बार प्रॉफिट हुआ, तो ना मैंने प्रॉफिट कमाया कितना, 80,000 रुपीज। तो रूल ये कहता है प्रोपोर्शनेटली देख लेंगे सर, क्लबिंग कितने की होगी, या जो ट्रांसफर होगी, मतलब कि हम क्या बोलेंगे कि भाई हमारे पास में जो पैसा था, उनकी प्रॉफिट का पार्ट उनके पास में था ना, यानी कि उन्होंने जो दिया था। अब टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी लगी थी, 8 लाख। 8 लाख के ऊपर कमाया कितना, 80,000। तो बताओ 5 लाख पे कितना कमाया होगा, 50,000। जो भी है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं ना कैलकुलेशन करने में इंटरेस्टेड हूं। बाकी उस बच्चे का धन्यवाद जिसने की बताया, ठीक है। तो बस यही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इस पढ़ लो, अब पढ़ लो जी इसको, अब पढ़ लो यहाँ पे, अब सारा पॉइंट समझ में आ जाएगा। फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द ट्रांसफरी, यानी कि स्पाउस जिन्होंने मेरे को दिया, ठीक है। फाइंड आउट द टोटल इन्वेस्टमेंट, ये भी हमने कर लिया, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 8 लाख थी, ठीक है। फाइंड आउट टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ बिजनेस, वो 80,000 रुपए जो प्रॉफिट आए मेरे पास में, और अमाउंट विच शुड बी इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर कौन थी, स्पाउस थी, अब की बारी वो मेरे को पैसा दे रही थी। तो ये 80,000 का 50,000 था ना, अभी बच्चे ने बताया, 50,000 रुपए किनके पास में क्लब्ड हो जाएगा, मेरा, उनके हाथ में क्लब्ड हो जाएगा, यानी कि शी विल बी टैक्सेबल, शी विल बी पे टैक्स ऑन इट। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, प्लीज मेरे को बताइए। यस सर, क्लियर। बस Yes, एक sir. चीज याद रखना, क्वेश्चन के अंदर वो मुझे कई बार पैसे देंगी, क्वेश्चन के अंदर वो मुझे कई बार पैसे देंगी। यहां पे नहीं दिया हुआ ऐसा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं,
क्वेश्चन के अंदर वो मुझे कई बार पैसे देंगी, लेकिन मेरे को कौन से वाले पैसे को पैसा मानना है, फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस, बस ये चीज याद रखना, उसी के ऊपर रिटर्न दूंगा। इसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मान सकते हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूल्स मालूम है ना, क्लास 12th में समझाए थे कि जो फर्स्ट डे इन्वेस्टमेंट होती है उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है, बाद में एडिशनल कैपिटल के ऊपर तो टाइम बेसिस से लगता है। अच्छा जी, चलो इसको भी कोरिलेट कर दिया। देखो अब ये लिखा हुआ है, इसका आंसर कहां गया, ये वाला नहीं, ये वाला क्वेश्चन है वो जो मैंने तुम्हें बताया, पूरा का पूरा एज इट इज, सेम टू सेम। यहां पे उसने 8 लाख के ऊपर, मैंने बोल दिया 8 लाख के ऊपर 80,000, यहां पे क्या लिखा हुआ है, 8 लाख के ऊपर कितने कमाए हैं सर, 4 लाख, तो बताओ 5 लाख पे कितने कमाए होंगे सर, 2.5 लाख, तो 2.5 लाख की क्लबिंग हो जाएगी। ठीक है, मतलब हमने कुछ और बोला था, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, वही चीज लिखी हुई है। ठीक सर, अब जरा इसको एक बारी देखना, हो सकता है मैं इसको मेलोडी की तरह तुम्हें दे दूं कि खुद खाओ और जान जाओ। एक बार पढ़ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, शायद कोई पॉइंट समझ में ना आए। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स और वाई की एक पार्टनरशिप फॉर्म थी जिनकी की अंदर पीएसआर थी कितनी, 2:3, और उसके अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 10 लाख और 15 लाख रुपए। ठीक है सर, अब उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट 10 और 15 थी, ये हम पढ़ चुके। अब यहां पे मिस्टर एक्स की बीवी ने मिस्टर एक्स को गिफ्ट दिया, और मिस्टर वाई की बीवी ने मिस्टर वाई को गिफ्ट दिया। सर क्या ये पॉसिबल है कि मिस्टर वाई की बीवी मिस्टर एक्स को गिफ्ट दे दे और वाइसा वर्सा हो जाए, क्या ये पॉसिबल है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, बोलो। नहीं सर, गिफ्ट तो नहीं होगा फिर वो। सर यहां ना बच्चे ना दांत फाड़ने लग जाते हैं क्लास के अंदर, है। सर कह रहे हैं कि एक्स की मिसेस जो है ना, एक्स जो है ना वो वाई की मिसेस से गिफ्ट ले लेंगे। अच्छा सर, अब मैं उनका ना मुंह बंद कर देता हूं, ठीक है, दोनों आपस में बहनों ही लगते हैं, ठीक है। अब ठीक है, रिलेटिव की बात आ जाती है, फिर मैं फिर भी बता देता हूं, यहां पे ना हम सेक्शन पढ़ रहे हैं बेटा स्पाउस, है ना, हमने सेक्शन क्या पढ़ा, स्पाउस। स्पाउस का मतलब क्या होता है, पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति। तो अगर मैं ये रूल बोलता हूं, अगर मैं ये पॉइंट डालने की कोशिश करता हूं तुम्हें परेशान करने के लिए, मतलब यहां पे ही मैं गलत कर देता हूं ऊपर ही, तो नीचे तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि सर एक्स ने गिफ्ट लिया मिसेस वाई से और उसको इन्वेस्ट कर दिया अपने बिजनेस के अंदर। अरे भाई वो मिसेस वाई थी, चाहे वो मिस्टर एक्स की सगी बहन लगती हैं, स्पाउस तो नहीं है ना। ये रूल, ये सिचुएशन कहां पे है, ये स्पाउस पे है सर। तो ध्यान से पढ़ना सर इसको। कभी कभी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं कि एक्स को गिफ्ट मिला है कुछ, क्या नाम है, मिसेस वाई से, तो सर मिसेस एक्स से मिलेगा ना, तब वहां पे स्पाउस एप्लीकेबल होगा, और आगे लिखा हुआ होता है सिस्टर ऑफ मिस्टर एक्स। अच्छा चलो जी, तो हमारे पास में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उन्होंने अपने अपने हस्बैंड्स को, अपने अपने स्पाउस को क्या नाम है कुछ पैसे दिए, और उनकी पास्ट सेविंग कितनी थी, मतलब उनके पास में कुछ पुराना पैसा भी पड़ा हुआ था, कितना, 3,40,000 और 7 लाख रुपए। ठीक है सर, अब क्या कहते हैं, कहते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म, वो कितना था सर, वो था हमारे पास में 12%, 1,20,000 रुपए, और 1,80,000 रुपए। ठीक है, 12%। ठीक है सर, एक सेकेंड ठहरना, मैं जरा ऊपर क्वेश्चन पे जाता हूं। हाँ 10 लाख और ये कितना, 15 लाख, ये 10 लाख और ये उनका 15 लाख। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ठीक है बेटा, अमाउंट देखना, हाँ मेरे हिसाब से ठीक है। यस सर, सही है। ठीक है, ओके ओके। कभी कभी लगता है कि शायद कैलकुलेशन के अंदर कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, सैलरी एज वर्किंग पार्टनर उन लोगों को मिली आपस में, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को 24 और 24। ठीक है जी,
और शेयर इन प्रॉफिट उनकी जो बिजनेस हुए उसमें इतने इतने में। अच्छा, शेयर ऑफ प्रॉफिट उनके अपने मिस्टर एक्स के। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिस्टर एक्स और मिसेज एक्स का ही पूछा है बस उसने, क्योंकि वाई का भी सेम ही होने वाला काम। अच्छा, तो ना सिर्फ मिस्टर एक्स और मिसेज एक्स का पूछा है। मिस्टर एक्स ने जो प्रॉफिट ऑफ शेयर कमाए हैं ना, वो एक पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर कमाए, उसके ऊपर टैक्स किसने दे दिया, पार्टनरशिप फॉर्म ने दे दिया। तो जब पार्टनरशिप फॉर्म ने दे दिया तो ये पार्टनर के हाथ में क्या हो जाता है सर, एग्जम्प्ट हो जाता है, फिर ये टैक्सेबल नहीं होता। तो सेक्शन 10 के अंदर आता है वो, 10(2)(a) के अंदर। तो मिसेज एक्स के हाथ में प्रॉफिट के शेयर क्यों एग्जम्प्ट हो गए, समझ में आ गया? ठीक सर। सैलरी फ्रॉम फॉर्म, अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। सैलरी फ्रॉम फॉर्म टू पार्टनर, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपेंस कह लो चाहे एप्रोप्रिएशन कह लो। मतलब ये मत कहना कि सर हमने तो 12th क्लास के अंदर पढ़ा था और पार्टनरशिप के अंदर भी पढ़ा था कि सैलरी पेड टू क्या नाम है, सैलरी पेड टू पार्टनर इज एन एप्रोप्रिएशन। मैं टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, चाहे तुम एक्सपेंस चाहे एप्रोप्रिएशन, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक खर्चा है ना, डेबिट साइड पे लिखा जाता है ना। हाँ सर, तो वहां पे बिजनेस के हाथ में एग्जम्प्ट हुआ होगा, यानी कि उसकी छूट मिली होगी, प्रॉफिट का पार्ट नहीं माना होगा। तो यहां पे सैलरी फ्रॉम फॉर्म क्यों मिस्टर एक्स के हाथ में टैक्सेबल हो गया, क्योंकि वहां फॉर्म के हाथ में छूट मिल गई थी, तो यहां पे टैक्सेबल हो जाएगा। सर बड़े गंदे हैं ये, तो पहले छोड़ दिया बाद में पकड़ लिया। हाँ है। अच्छा जी, आगे क्या कहता है, कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से वाला देखना है, 10 लाख देखना है क्या? नहीं सर, 10 लाख नहीं देखना। 10 लाख तो टोटल इन्वेस्टमेंट है, 10 लाख तो टोटल इन्वेस्टमेंट है। कैसे कैसे कि सर ये जो ऊपर लिखा है ना 10 लाख, ये आप चेक करो, 6,60,000 और 3,40,000। तो इस 10 लाख के अंदर है ना भाई साहब, मिसेस एक्स का कुछ पैसा लगा हुआ था। कितना लगा हुआ था? 6,60,000। ठीक है सर, और उस पे उसने कमाए कितने हैं? 1,08,000, सॉरी 1,20,000, वो तो बिजनेस इनकम थी ना। 1,20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी सर, ये आप क्या कह रहे हो? अभी वहां पे तो हमने प्रॉफिट्स को कंसीडर किया था, यहां पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों कंसीडर कर रहे हैं? पिछले क्वेश्चन के अंदर देखो, मैं दिखा देता हूं सर, यहां पे तो आपने प्रॉफिट्स को कंसीडर किया था और वहां पे आप कंसीडर कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर आप? कोई बता सकता है मेरे को? मैं पूछ रहा हूं आपसे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर रहा हूं ना मैं। तो वो प्रोप्राइटरशिप थी शायद, इसीलिए। सर वो प्रोप्राइटरशिप की और ये पार्टनरशिप है। हाँ सर, प्रोप्राइटरशिप के अंदर है ना, सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के अंदर है ना, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटा देते हैं, वो रिटर्न का पार्ट नहीं होता हमारा, हमने रूल्स पढ़े हुए। तो वहां पे हमारी रिटर्न्स क्या होती हैं सर? प्रॉफिट्स होते हैं, और यहां पे प्रॉफिट्स के ऊपर ऑलरेडी पार्टनरशिप फॉर्म टैक्स पे कर चुकी है, तो फिर उसको तो हम अपनी रिटर्न नहीं मान सकते ना, उसके ऊपर तो टैक्स पे हो चुका। रिटर्न किसको माने सर? रिटर्न ये माने कि मैंने 10 लाख लगाया एज एन एक्स, मैंने 10 लाख क्या नाम है लगाया, और मुझे रिटर्न कितना मिला? 1,20,000 मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इतना रिटर्न मिला। ठीक है सर, अब मैंने 10 लाख रुपए के ऊपर यदि 1,20,000 कमाया है, तो 6,60,000 के ऊपर कितना कमाया होगा सर? कमाया होगा 79,200। अच्छा ठीक है, तो रिमेनिंग तो मेरा खुद का होगा ना, जो कितने पे होगा? 3,60,000 के ऊपर था ना, तो 3,60,000 के ऊपर कितना कमाया होगा सर? 4,80,000 रुपए। ठीक है ना, 4,80,000 रुपए। तो ये तो मिस्टर एक्स की इनकम हो गई, और जितना मिसेस एक्स ने दिया था मेरे बिजनेस में लगाने के लिए, वो किसकी इनकम के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा? उसके ऊपर कौन टैक्स पे करेगी? मिसेस एक्स टैक्स पे करेगी। कितने पे? 79,200 पे। तो हमारी टोटल इनकम कितनी हो गई सर? टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई? टोटल बिजनेस इनकम कह लो, बिजनेस से होने वाली इनकम कह लो, चाहे टैक्सेबल इनकम कह लो,
कि मैं टैक्स पे करूंगा कितने पे, मैं टैक्स पे करूंगा सर इन दोनों के टोटल पे 64,800, और मिसेज एक्स जो उन्होंने मुझे पैसा दिया था और मैंने फर्स्ट डे पे लगा दिया था, वो उनके ऊपर टैक्स पे करेंगी। ये क्लबिंग के रूल एप्लीकेबल हो जाएंगे। मिसेज एक्स ये नहीं कह सकती कि ये तो बिजनेस ही मेरा नहीं है, ये इनकम ही मेरी नहीं है, ये नहीं कह सकती। ठीक है जी, बात समझ में आई? यस सर, आ गई। ठीक है। वो कहाँ गया, अनुज कहाँ गया? अनुज, यहीं पर हूँ सर। हाँ, अनुज का ना कल मेरे पास में ना मैसेज आया, अनुज का ना कल मेरे पास में मैसेज आया, कहता है, अनुज कहता है कि ना सर क्या नाम है, आप नेक्स्ट चैप्टर वो टीडीएस पढ़ाने वाले हो ना? मैंने ना इसको रिप्लाई ही नहीं किया। मैंने कहा यार कुछ नहीं बोलता मैं, चलो ठीक है छोड़ो, जाने दो बात। तो बात आई गई होगी, उसके बाद इसने भी मेरे को कुछ नहीं कहा। पता हुआ क्या होगा? हुआ ये होगा, इसने ना घर पे क्लबिंग वाले चैप्टर को पढ़ा होगा, इसको आसान लगा होगा, इसने पढ़ करके सोचा होगा हाँ ये तो हो रहा है, ये तो थ्योरी है, हो रहा है, और टीडीएस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको उसके अंदर प्रैक्टिकल्स हैं ज्यादा। तो अब मैं अनुज से पूछना चाहता हूँ, सर कैसा मजा आ रहा है इस चैप्टर के अंदर वेरिएशंस देख कर? मेरी आवाज आई आपको अनुज जी? अनुज नाराज हो गया, मेरे से बात ही नहीं कर रहा। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। कह रहा आपस की बातें आप सबके सामने बताओगे ना, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा। यार वेरिएशन है, ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा ना डेप्थ में पढ़ाना पड़ता है, और आप लोगों को पढ़ना भी चाहिए। अच्छा देखो, आप सुनो, आगे पढ़ो। चैप्टर के शुरू में क्या किया था? चैप्टर के शुरू में किया था सर, खुद इनकम दे रहा था, पकड़ लिया था। रेमुनरेशन दिलवाई ऑर्गेनाइजेशन से, पकड़ लिया गया, क्लबिंग के रूल एप्लीकेबल हो गए। ठीक है, और उसके बाद में फिर क्या हुआ? उसके बाद में फिर क्या नाम है, एसेट ट्रांसफर कर दिया तो पकड़ लिया गया। स्पाउस ने इन्वेस्टमेंट की तो उनको पकड़ लिया कि आपके हाथ में क्लब डोगी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे क्या कहते हैं? क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ। सन्स वाइफ समझते हो ना, पुत्र वधू, और फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, ठीक है। अगला सेक्शन क्या है? क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू एनी पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस या सन्स वाइफ। ठीक है, मैं ना दोनों को ही ना पकड़ लेता हूं इकट्ठा। पहले ना सिर्फ सन्स वाइफ को देख लेते हैं। ठीक है जी, कि मैंने क्या नाम है, सन्स वाइफ को अगर कोई ट्रांसफर किया है तो उसका क्या होगा, या फिर स्पाउस को किया। ये मिस्टर सन्स वाइफ ही था ना? हाँ ठीक है, ये मिस्टर बिग बी। ठीक है, अच्छा पहले इधर देखते हैं, ये मिस्टर बी बच्चन, कौन? अभिषेक बच्चन, और ये मिसेस ऐश। अब मिस्टर बी कहते हैं, मिस्टर बच्चन कहते हैं, अभिषेक बच्चन कहते हैं सर अगर मैं डायरेक्टली कुछ मिसेस ऐश्वर्या को पे करता हूं ना तो पकड़ लिया जाता हूं, ऑर्गेनाइजेशन से पे करवाता हूं पकड़ लिया जाता हूं, मैं किसी ऐसे थर्ड पर्सन को पे करता हूं जिससे कि दूर दूर तक कोई लेना देना ही ना हो, कोई जान ही ना सके कौन है ये, और उसको बोलूंगा कि मिसेस ऐश्वर्या को कुछ अमाउंट ऑफ इनकम ट्रांसफर कर दे। तो मिस्टर बी ने मिस्टर अभिषेक बच्चन ने क्या किया? एक पर्सन है मिस्टर सलमान, जिनका कि दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं, उन्होंने कोई चीज ट्रांसफर कर दी मिस्टर सलमान को, और कितने की सर 50 लाख रुपए की, ये बोल करके कि मेरी ऐश को 50 लाख का ये सामान ट्रांसफर कर देना। मिस्टर सलमान बिल्कुल अननोन थे, जानते ही नहीं थे। मिसेस ऐश को मिले सर 40 लाख,
तो क्लबिंग के रूल एप्लीकेबल हो जाएंगे, क्लबिंग के रूल एप्लीकेबल हो जाएंगे सर मिस्टर ट्रांसफरर यानी कि मिस्टर अभिषेक के हाथ में अप टू 40 लाख। क्यों? क्योंकि हम यहां पे बात कर रहे थे स्पाउस को ट्रांसफर करने की। अब बच्चा मेरे से पता क्या पूछता है, कह रहा सर व्हाट अबाउट ₹10 लाख, वो भी क्लब्ड हो जाने चाहिए मिस्टर अभिषेक के हाथ में, मिस्टर बी के हाथ में। मैं कहता हूं नहीं भैया, क्योंकि मिस्टर सलमान जो थे ना वो मिस्टर अभिषेक बच्चन के यानी कि मिस्टर बी के स्पाउस नहीं थे। क्लबिंग के रूल 10 लाख के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रहे, 40 लाख के ऊपर हो रहे। ये बात समझ में आई सबको? जल्दी से बता दो। यस सर। Yes, sir. ठीक जी। अब ना एक थे मिस्टर बिग बी, जानते हो ना, अमिताभ बच्चन जी। उन्होंने कहा कि मेरी प्यारी पुत्र वधू मिसेस ऐश्वर्या राय बच्चन को कोई अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए किसी तीसरे पर्सन को पकड़ा। किसको पकड़ा? मिस्टर विवेक को, जिससे कि कोई लेना देना ही नहीं था, कोई लेना देना नहीं था मिस्टर मिसेस ऐश्वर्या का। कितने के लिए सर? 50 लाख का ट्रांसफर किया। मिस्टर विवेक वो भी सलमान जैसे ही निकले, नालायक इंसान, 40 लाख ट्रांसफर किए। कितने के क्लबिंग प्रोविजन के एप्लीकेबल हो जाएंगे सर? 40 लाख के। अगेन 10 लाख के बारे में हम नहीं सोचेंगे, क्योंकि मिस्टर विवेक पुत्र वधू नहीं है मिस्टर बिग बी की। तो यहां पे हमने ना प्रोविजन पढ़ने हैं, स्पाउस को ट्रांसफर किया या सन्स वाइफ को ट्रांसफर किया, उसके प्रोविजन हमने पढ़े। बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, अगेन मैं वही बात बोलूंगा, चाहे स्पाउस हो चाहे सन्स वाइफ हो। स्पाउस के केस में रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एग्जिस्ट करनी चाहिए दोनों के बीच में, यानी कि एंगेजमेंट या फिर डिवोर्स का केस नहीं होना चाहिए। नंबर 2 वही बात बोलूंगा किसके केस में? अपना बिग बच्चन वाले के केस में, कि भाई सर हमारे पास में वहां पे वो उनकी सन्स वाइफ होनी चाहिए, यानी कि उनके सन के साथ में उनकी मैरिज एग्जिस्ट करनी चाहिए। डिवोर्स या एंगेजमेंट का टाइम नहीं होना चाहिए, यानी कि मिस्टर बिग बी जब मिसेस ऐश्वर्या को देने के लिए मिस्टर विवेक को पकड़े तो वो एंगेजमेंट का टाइम ना हो या फिर डिवोर्स का टाइम ना हो। किसका डिवोर्स? ट्रांसफरर और ट्रांसफरी का नहीं सर, उनके बेटे और पुत्र वधू के बीच, क्योंकि तब क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। और सीधी सी बात है ना सर, मैंने स्पाउस बोला तो मैरिज एग्जिस्ट कर रही है तभी तो स्पाउस है, सन्स वाइफ बोला तो मैरिज एग्जिस्ट कर रही है तभी तो सन्स वाइफ है ना, कॉमन सेंस है यार। अच्छा जी, आगे क्या लिखा हुआ अब ये देख लो, अब इसको पढ़ लो फटाफट से, साथ में ही ये भी कवर हो जाता है हमारे पास में। क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू एनी पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस या सन्स वाइफ। स्पाउस को या सन्स वाइफ को वो ऊपर बता दिया मैंने, ठीक है, दोनों को बता दिया। और यहां ऊपर क्या था? क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, यानी कि डायरेक्टली ससुर जी ने अगर मिसेस ऐश्वर्या को कोई एसेट ट्रांसफर कर दिया डायरेक्टली, पहले जैसे स्पाउस को किया था ना, अब की बार सन्स वाइफ को, ठीक है जी। मिस्टर बिग बी ने मिसेस ऐश को अगर डायरेक्टली कोई क्या नाम है एसेट ट्रांसफर कर दिया, तो जितना भी हमारी क्या नाम है उसके ऊपर एसेट के ऊपर इनकम आएगी, अगर वो एसेट विदाउट एनी एडिक्वेट कंसीडरेशन था तो क्लब्ड हो जाएगी किसके हाथ में? ट्रांसफरर के हाथ में, मिस्टर बिग बी के हाथ में, ठीक है। ओके, मेरे हिसाब से दोनों पॉइंट जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। ये फैन ऑन कर दीजिए प्लीज। हाँ जी, ये सारे जो है हमारे पास में
नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक, पढ़ सकते हैं आप। देखो इसके अंदर क्या कहा गया है, इसके अंदर ये कहा गया है माइनर के बारे में बात की गई है। माइनर के बारे में बात की गई है, मतलब कि एक पर्सन है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस माइनर के अंदर चाइल्ड आर्टिस्ट इंक्लूडेड नहीं। एक माइनर की इनकम है, एक माइनर अगर अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल स्किल से कमा रहा है, यहां पे इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है जी, यानी कि यहां पे क्लबिंग के रूल उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो। सबसे पहली बात होती है ना चाइल्ड आर्टिस्ट वगैरह। नंबर 2, हमारे पास में यहां पे क्लबिंग के प्रोविजन क्या कहते हैं कि अगर कोई पर्सन माइनर है तो उस पर्सन की जो इनकम है, जो कि उसने बाय वे ऑफ गिफ्ट अर्न की हुई हो सकती है, या फिर विदाउट एनी प्रोफेशनल या पर्सनल स्किल के अर्न की हो सकती है, तो वो क्लब्ड हो जाएगी किसके हाथ में? पेरेंट्स के हाथ में। पेरेंट्स में भी कौन पेरेंट? जिसकी की इनकम 5 हेड की ग्रॉस टोटल इनकम ज्यादा होगी दोनों में से, यानी कि मम्मी की या पापा की, जिसकी ग्रॉस टोटल इनकम ज्यादा होगी उसके हाथ में बच्चे की इनकम क्लब्ड हो जाएगी। यहां पे एक एग्जम्पशन मिलेगी कितने की? 1500 रुपए की। यानी कि मान लो इनकम क्लब्ड होनी है 50,000, तो वहां पे 48,500 ही ऐड होगा 1500 रुपए की, 1500 की एग्जम्पशन मिल जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, अगर पर्सन जो है वो 80U के लिए एप्लीकेबल होता है, यानी कि डिसेबल होता है, तो क्लबिंग के रूल एप्लीकेबल नहीं। अच्छा, आगे सुनते हैं इसको। आगे ये है सर हमारे पास में कि अगर पेरेंट्स लिव अपार्ट हैं, पेरेंट्स जो हैं वो लिव अपार्ट हैं, यानी कि डिवोर्सी हैं, तो जिसके हाथ में कस्टडी है बच्चे की, उसके हाथ में ये अमाउंट क्लब्ड हो जाएगा। और एक बारी जो अमाउंट क्लब्ड हुआ तो वो तब तक क्लब्ड रहेगा जब तक कि कस्टडी चेंज ना हो जाए। और अगर कस्टडी चेंज होने के बाद भी असेसिंग ऑफिसर को इस चीज की इंटीमेशन नहीं दी जाती, तो क्लबिंग पुराने वाले पर्सन के हाथ में ही चलती रहेगी। लेट्स से एक बच्चा था जिसके पेरेंट्स लिव अपार्ट थे ड्यू टू डिवोर्स की वजह से, माता के साथ में रहता था, माता के हाथ में उसकी इनकम क्लब्ड हो रही थी, लेट्स से 48,500। अब वो बच्चे की कस्टडी 14 साल की उम्र में चेंज हो गई, यानी कि कस्टडी किसके पास चली गई सर? पापा के पास में चली गई। कोर्ट ने ऐसा किया, होते हैं कुछ रीजंस, छोड़ो अब उसको क्या डिस्कस करना। ठीक है जी, तो कस्टडी चेंज हो गई, माता के हाथ में ही, मम्मी के हाथ में ही ये इनकम क्लब्ड होती रहेगी तब तक जब तक कि असेसिंग ऑफिसर को इस चीज की इंटीमेशन ना दे दी जाए कि कस्टडी चेंज हो चुकी है एज पर डिसीजन ऑफ ऑनरेबल कोर्ट। डन। ये बोलता है सर हमारे पास में हमारा ये सेक्शन। अच्छा, यहां एक बात देखने वाली ये कि यहां पे ना माइनर मैरिड डॉटर भी इंक्लूडेड होती है। सर ये क्या कह रहे हो आप? पहले तो ये मैरिज ही एग्जिस्ट नहीं करती, माइनर की आप मैरिड कैसे, माइनर को आप मैरिज कैसे करवा दोगे? सर रूल लिखा हुआ तो लिखा हुआ, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो माइनर मैरिड डॉटर की भी अगर कोई इनकम होती है ऐसे किसी सोर्स से जो उसने पर्सनल या प्रोफेशनल स्किल से नहीं कमाया, तो वो भी हमारे पास में टैक्सेबल हो जाती है। और अगर माइनर जो है मेजॉरिटी को अटेन कर लेता है तो क्लबिंग के रूल एप्लीकेबल नहीं होते। क्लबिंग कब से हट जाती है? जब से वो मेजर हो गया। ठीक, अब यहाँ पे ना एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देखना इस क्वेश्चन को, आपको क्वेश्चन के अंदर फील आएगा। मिस्टर एक्स मिसेज एक्स और उनका माइनर चाइल्ड था, ठीक है जी, यहाँ पे डिवोर्स का केस नहीं है। इनकम एज चाइल्ड आर्टिस्ट इन फिल्म, बताओ जी 60,000 के ऊपर क्या क्लबिंग के रूल एप्लीकेबल होंगे? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। नो सर, वो आर्टिस्ट मतलब वो फिल्म और मूवी वगैरह में काम कर रहा है। वो मूवीज वगैरह में काम करता है एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। सर उसकी क्या नाम है, इनकम
कि ये अमाउंट जो 60,000 है ये क्लब्ड नहीं होगी। नेक्स्ट क्या पॉइंट लिखा हुआ है, बिजनेस इनकम। ठीक है, मिस्टर एक्स का यहाँ पे बिजनेस इनकम की जगह पे लॉस आ गए और एक्स और चाइल्ड ऑफ मिस्टर एक्स में डैश लगा हुआ है। सैलरी फ्रॉम एक्स लिमिटेड, जिसके अंदर की एक्स होल्ड करता है 25% की वोटिंग पावर। ठीक है जी, 25% की वोटिंग पावर, उसमें से उससे मिले हैं 30,000 रुपए। 30,000 रुपए मिले हैं किसको, मिसेस एक्स को। कौन से रूल लग जाएंगे यहाँ पे, क्लबिंग के रूल लगेंगे या नहीं लगेंगे? सर यहाँ पे लिखा नहीं है कहीं पे कि वो उसकी पर्सनल स्किल की वजह से आया या नहीं आया। एक बारी नीचे पढ़ लेते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है मिसेस एक्स पोजेसेस बीकॉम डिग्री एंड वर्क्स एज अकाउंटेंट इन एक्स लिमिटेड। और सर यहाँ पे ना 30,000 रुपए उसको एक्स लिमिटेड से इनकम मिली है। तो आपके कौन से वाले रूल आ रहे हैं यहाँ पे? आपका ये माइनर नहीं चल रहा अभी, यहाँ पे क्या, रेमुनरेशन टू स्पाउस, जहां पे 20% से ऊपर की वोटिंग पावर है हमारे पास। ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, 30,000 रुपीज मिसेस एक्स को मिले ऐसी रेमुनरेशन के। डन। शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एबी एंड कंपनी, एक्स लिमिटेड के एक्स को मिला है 80,000, जिसमें कि उनका वोटिंग पावर 40% था और 10% माइनर चाइल्ड को 20,000 रुपए मिले। कमीशन फ्रॉम एबी लिमिटेड, एबी कंपनी, कमीशन मिला है मिसेस एक्स को, मिसेस एक्स को कमीशन मिला। ठीक है जी। और ये जो भाई साहब थे ना मिस्टर एक्स, ये एक्स लिमिटेड के अंदर थे, एबी लिमिटेड के अंदर नहीं थे। एबी लिमिटेड के अंदर थे या नहीं थे ये आप चेक कर लेंगे, क्योंकि यहां पे भी 40% लिखा हुआ। ठीक है, 21-20% से ज्यादा। अच्छा, इंटरेस्ट इनकम उन तीनों को इस तरीके से मिली है। मिसेस एक्स डज नॉट रेंडर एनी सर्विसेज इन ए बी एंड कंपनी। लो सर, एक बात तो सामने आ गई। अब मुझे तो याद नहीं है सर प्रोविजन में क्या लिखा हुआ था, लेकिन ये 20,000 रुपए को ना वो जस्टिफाई नहीं कर पा रही, इस 20,000 रुपए को। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, क्या इसके क्लबिंग के रूल एप्लीकेबल हो जाएंगे मिस्टर एक्स के हाथ में? क्योंकि मिस्टर एक्स जो था वहां पे 40% की वोटिंग पावर रखते थे। बताइए, क्लबिंग के रूल एप्लीकेबल होंगे क्या? बोलो जी। यस सर। बिल्कुल होंगे सर। 20% से ऊपर की वोटिंग पावर है और विदाउट एनी स्किल उनको रेमुनरेशन दी गई है, तो ये क्लब्ड हो जाएंगे। ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने अपने रुतबे के वजह से इनको 20,000 रुपए दिलवाए। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट हो गया सर। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में क्या कहता है, इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड बाय मिसेस एक्स। मिसेस एक्स इज फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट 40,000 गिफ्टेड बाय मिस्टर एक्स एंड ₹40,000 इन्वेस्टेड फ्रॉम ओन सोर्सेस। लो जी, इसका मतलब पता है क्या है? ये जो इन्होंने 5,000 रुपए कमाए हैं ना, ये जो इन्होंने 5,000 रुपए कमाए, ये इस वाले 5,000 की बात कर रहा हूं, इसको इसमें से ये कितने अमाउंट के ऊपर कमाए हैं? ये इन्होंने कमाए हैं सर उस अमाउंट से जिसके अंदर की 40,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट मिस्टर एक्स ने की थी और 40,000 रुपए उनके खुद के थे। ठीक है जी, तो 80,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, कोई 80,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, उस पे उन्होंने कमाया था 20,000 रुपया। तो बताओ 40,000 रुपए पे कितने कमाए होंगे सर? 10,000। क्या इसके ऊपर क्लबिंग के रूल एप्लीकेबल होंगे? बोलिए सर। इंटरेस्ट इनकम है ना, 5,000 ही है। हाँ 20,000 वो तो कमीशन था, सॉरी मैंने गलत जगह टिक लगा दिया। मैंने यहाँ पे टिक 5 पे ही लगाया था, लेकिन अमाउंट गलत ले लिया। हाँ जी 5,000 है। ठीक है, और इसको यहां से 10,000 को हटाते हैं तो कितना आ जाएगा? ये 2,000 आएगा सर। 2500 आएगा ना? यस सर। हाँ, हाफ हो जाएगा उसका। तो क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। ठीक है,
यस ये नीचे इसका सॉल्यूशन दिया हुआ। सर आपने क्वेश्चन तो पढ़ाया माइनर चाइल्ड का, नहीं क्या नाम है, रूल तो पढ़ाया माइनर चाइल्ड के, और क्वेश्चन दे दिया और दूसरा। देखो माइनर चाइल्ड के हाथ में पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो रहा है खुद के हाथ में, ठीक है जी, कोई क्लबिंग के रूल एप्लीकेबल नहीं हो रहे। हाँ, जो 4,000 रुपए की उसने इंटरेस्ट इनकम कमाई थी ना, 4,000 रुपए की जो उसने इंटरेस्ट इनकम कमाई थी ना, इसने भी कुछ इंटरेस्ट कमाया था, उसमें हमने इसको 1,500 रुपए एग्जम्प्ट करके रिमेनिंग 2,500 की इनकम टैक्सेबल कर दी है। किसके हाथ में? उसके हाथ में जिसकी की इनकम बड़ी है 5 हेड्स की। ये देखो मिस्टर एक्स की इनकम कितनी है, 29,500, 29 नहीं, हाँ 29,500, और मिसेज एक्स की कितनी है, 32,500। तो किसके हाथ में क्लब्ड हो जाएगा? सर मिसेज एक्स के हाथ में क्लब्ड हो जाएगा। उनके माइनर चाइल्ड का 60,000 रुपया नहीं, 4,000 माइनस 1,500। 60,000 क्यों नहीं? क्योंकि पर्सनल स्किल की वजह से कमाया था उन्होंने। और 4,000 क्यों? क्योंकि ये पर्सनल स्किल की वजह से कमाया नहीं था, ये इंटरेस्ट था, और उस पर भी हमने 1,500 की एग्जम्पशन उनको दे दी। ठीक है जी, ओके। यस और ये देखो ये 20,000 रुपए का ये भी क्लब्ड हो गया मिस्टर एक्स के हाथ में, जो उन्होंने क्या नाम है मिस्टर AB एसोसिएट के अंदर, AB कंपनी के अंदर विदाउट एनी प्रैक्टिस उन्होंने क्या नाम है जो कंसीडरेशन यानी रेम्युनरेशन ली थी। तो ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन था। इसमें कुछ पूछना तो नहीं है बेटा? नो सर। ठीक जी, आगे देखिएगा, ध्यान से सुनना। एक पर्सन है, एक पर्सन है, मैं एक पर्सन हूं, और मैंने ना कोई इनकम, दो चीजें हैं इसके अंदर, दो चीजें हैं, ठीक है। मैं एक पर्सन हूं, मैंने कोई पर्सनल एसेट कमाया, अर्न किया, या मैंने उसको खरीदा। मैंने कोई पर्सनल एसेट खरीदा और फिर इसको ट्रांसफर कर दिया अपनी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, अपनी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को। ठीक है जी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोला मैंने, ठीक। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को जो ट्रांसफर कर दिया, उस पे जो इनकम आएगी वो किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी? ट्रांसफरर यानी कि मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं। मैं एक पर्सन हूं जिसने की कोई एसेट अर्न किया, एसेट परचेज किया, मान लो एसेट परचेज किया और उसको ट्रांसफर कर दिया किसको? अपनी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को। और बाद में इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का क्या हो गया सर? पार्टीशन हो गया, पार्टीशन हो गया। और उस पार्टीशन के अंदर वो एसेट बंटवारे के अंदर मेरी मिसेस के नाम पे चला गया, बंटवारे के अंदर मेरी मिसेस के नाम पे चला गया। सर पहली बात, अब बच्चे यहां पे ना नाखुश हो जाते हैं थोड़े, सर मिसेस के हाथ में कैसे जा सकता है? ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। आपको पता होना चाहिए कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को ही प्रॉफिट्स के पार्ट मिलते हैं, फीमेल्स को नहीं मिलते। तो मैं कहता हूं हाँ बिल्कुल सही। अब आप अपनी लैंग्वेज के ऊपर जरा एक बारी ध्यान दीजिए। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर प्रॉफिट के पोर्शंस में सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को पार्ट मिलता है। और मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था सर पार्टीशन हुआ है, डिवीजन हुआ है। मैंने ये नहीं बोला कि कोई प्रॉफिट्स थे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, डिफरेंशिएट करो। मैं बोलता कुछ हूं, सामने वाला समझता कुछ और है। अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं लगानी। मैंने बोला सर पार्टीशन हुआ, मैंने ये नहीं कहा बिजनेस के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुए। बिजनेस के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं क्योंकि ना पता है ICAI को, ICSI को और CMA इंस्टीट्यूट को, तीनों को ये मालूम है कि आप क्या इंटरप्रेट करते हो। वो ना क्वेश्चन वैसे ही ड्राफ्ट कर देते, कहते हैं हाँ आजा मेरे लाल, तूने बिल्कुल सही सोचा है, और ऐसे का ऐसा ही तेरी सोच के हिसाब से क्वेश्चन बना देता हूं, और क्वेश्चन बना करके तेरे को दे देता हूं। 6 महीने बाद फिर से बुलाऊंगा, फेल कर दूंगा तुझे। तो ये इंटरप्रिटेशन ध्यान रखनी है बेटा। मैंने बोला क्या, लॉ के अंदर क्या बोला है। हमेशा ना मैं तुम्हें टेक्स्ट के अंदर एक बात कहता हूं
कि टैक्स के अंदर ना चीजें ऐसे होती हैं जैसे चाइनीज बच्चे हैं, सेम सेम सी लगती हैं, सेम होती नहीं है। तो हमें भी क्या बनना पड़ेगा, चाइनीज मदर बनना पड़ेगा। इंडियन मदर बनोगे ना तो चाइनीज बच्चों को नहीं पहचान पाओगे, चाइनीज मदर बनो, ठीक है, तो वो अपने बच्चों को पहचान लेती हैं, चाहे सारे एक जैसे दिख रहे होते हैं। अच्छा जी, ठीक है। तो सर मैंने क्या बोला, मैंने बोला सर पार्टीशन के अंदर, अब दोबारा से पूरे के पूरे पॉइंट को रिपीट कर देता हूं। मैं एक पर्सन था, मैंने एक एसेट जनरेट किया, यानी कि एक एसेट खरीदा और अपनी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को इसको ट्रांसफर कर दिया। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्टीशन हो गया, वो पार्टीशन के अंदर एसेट मेरी स्पाउस को ट्रांसफर हो गया, और उसके बाद में जितनी भी उससे इनकम जनरेट हुई है, ये मान लिया जाएगा कि मैंने इनडायरेक्टली अपने स्पाउस को, जैसे फादर के ऊपर था ना अभी सन्स वाइफ के प्रोविजन, तो मान लिया जाएगा कि मैंने अपनी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के थ्रू इनडायरेक्टली ये ट्रांसफर अपने स्पाउस को किया है। उससे जितनी भी इनकम हो रही होगी ना, वापस मेरे हाथ में क्लब्ड हो जाए। बात समझ में आई मेरी? जल्दी से बोलो। यस ठीक है। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ, जहां पे तोड़ तोड़ के दिए हुए कि इतना पोर्शन वहां दे दिया, इतना वहां दे दिया, और क्वेश्चन नहीं एग्जाम्पल दिया हुआ, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। क्लबिंग ऑफ लॉसेस, क्लबिंग ऑफ लॉसेस, क्लबिंग ऑफ लॉसेस का मतलब बता दूं। यहां पे ना रूल्स ये कहते हैं कि आपके सिर्फ प्रॉफिट्स ही क्लब्ड नहीं होंगे, आपके लॉसेस भी क्लब्ड होंगे। जैसे 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 ये कि मान लो मेरा माइनर चाइल्ड है और उसकी कोई नेगेटिव इनकम आ गई, कोई नेगेटिव इनकम आ गई, ठीक है जी, तो उसने जो नेगेटिव इनकम यानी कि लॉसेस अर्न किए वो भी क्लब्ड हो जाएंगे। सर इससे तो आपको फायदा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल फायदा हो जाएगा। कैसे फायदा हो जाएगा? मान लो मैं एक पिता हूं, ठीक है जी, मेरी एक बेटी है, बेटी के पास में पर्सनल सोर्स से नहीं, किसी भी तरीके के कोई लॉसेस आ गए, ठीक है जी, और वो लॉसेस अब मेरी इनकम से एडजस्ट हो रहे हैं, तो वो मुझे फायदा ही देंगे ना। मेरी इनकम थी कितनी, 15 लाख, उसके लॉसेस थे कितने, 2 लाख रुपए, एडजस्ट कर दूंगा, 13 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो बोलते हैं, रूल्स ये कहते हैं जब एक पिता, अब ये सबके लिए है, कॉमन है, क्या बोलता हूं मैं, मैंने तो सिर्फ एक माइनर का एग्जांपल लिया। कहते हैं कि अगर हम किसी पर्सन के लिए टैक्स पे करने के लिए लायबल हो सकते हैं, भाई जब उसकी इनकम वापस मेरे हाथ में क्लब्ड हो जाएगी तो उसके हाथ के लॉसेस मेरे हाथ में लग जाएंगे, तो वो एडजस्ट हो जाएंगे ना। तो जब मेरी ऑब्लिगेशन है किसी और की इनकम के, कहने के लिए किसी और की इनकम है तो मेरी ना, तभी तो क्लबिंग के रूल एप्लीकेबल हुए। जब मैं किसी और की इनकम के ऊपर टैक्स पे करने के लिए लायबल हूं तो उसके लॉसेस का बेनिफिट भी मुझे मिलेगा। यही लिखा हुआ है यहां। देखो लिखा एक लाइन में ही हुआ है लेकिन उसका मतलब जबरदस्त है, ठीक है जी। अच्छा, रेलेवेंट हेड फॉर क्लबिंग, सर जितना जितना जैसे जैसे होगा, जैसे मेरे बिजनेस इनकम थी और किसी तरीके का कोई इनकम अमाउंट आना था उस बिजनेस से रिलेटेड ही जो कि क्लब्ड होना था, तो वो वहां उसी हेड में क्लब्ड हो जाएगा, बाद में फिर आगे अगले हेड पे चलेगा, ठीक है। सेक्शन 61 इन रिलेशन टू सेक्शन 64, ऐसा लिख लो इसको, इन रिलेशन टू सेक्शन 64। तो यहां पे सेक्शन 61 के अंदर क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 61 अप्लाई ओनली ऑन रिवोकेबल ट्रांसफर मेड बाय एनी पर्सन, और सेक्शन 64 किसके लिए लिखा गया है, इन इज इट अप्लाई ऑन रिवोकेबल या इररिवोकेबल ट्रांसफर मेड ओनली बाय इंडिविजुअल। यानी कि इस चीज को तो हमने पहले ही समझ लिया था कि चाहे रिवोकेबल ट्रांसफर हो चाहे इररिवोकेबल ट्रांसफर हो। पहले उन्होंने रिवोकेबल लिख दिया, बाद में रिवोकेबल और इररिवोकेबल दोनों को लिख करके उसके अंदर डाल दिया। तो हम कहते हैं कि सेक्शन 61 इन रिलेशन टू सेक्शन 64, चाहे रिवोकेबल हो चाहे इररिवोकेबल ट्रांसफर के थ्रू हो, इनकम अगर दी है तो सर क्लबिंग के रूल एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है जी। ये अगला क्रॉस ट्रांसफर तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर पढ़ना चाहो इसको एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। कुछ समझ नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेना, ये लास्ट था, खत्म हो गया इसके बाद में चैप्टर।